मैं दुनिया के सबसे महान मार्शल क्लान का युवा वारिस हूँ। मेरे पिता उन नौवर संतों में से हैं जो आज दुनिया में बचे हैं। और फिर भी 3 साल पहले किए गए एक वादे के कारण मैं 3 साल तक लोगों के ताने सुनता रहा। जब मेरे पिता मुझे बेदखल करने ही वाले थे तभी सब कुछ बदल गया। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के कैंपस में लूना मुझे गंभीर नजरों से देख रही थी। जेन, उसने कहा, मैं गर्भवती हूँ। मैं तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका दे रही हूँ। मेरी हैरान आंखें उसके हाथ का पीछा करते हुए उसके पेट पर जा टिकी। 3 साल मैंने लूना के पीछे 3 साल बर्बाद किए। 3 साल पहले मैं लैंगसिंग्स आ गया था, ठीक उसी समय जब साउथ ईस्ट स्टारगेट की रक्षा करने वाले मास्टर शहीद हुए थे। अपने आखिरी पलों में मास्टर लिन ने अपनी प्यारी बेटी लूना की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैं मना करने ही वाला था कि तभी चीट सिस्टम सक्रिय हो गया। इसका काम सरल था, 3 साल तक लूना का गुलाम बनकर रहो और बदले में मुझे बड़े इनाम मिलेंगे। कोई और चारा न देख मैंने मास्टर से 3 साल का समझौता कर लिया। वे 3 साल नर्क जैसे थे। लूना दिन ब दिन और बदतर होती गई और मुझे इनाम पाने के लिए उसका साथ देना ही पड़ा। और फिर जिस खानदान में मैंने जन्म लिया था वह मामूली नहीं था। मेरा परिवार लो परिवार ड्रैगन साम्राज्य के साउथ ईस्ट क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्शल क्लान है। 800 साल पहले जब स्टारगेट्स जागे तब से पूरे लैंगसिंग में सिर्फ 10 मानव पूर्वज बचे थे और लो परिवार के पास उनमें से एक सीट है। स्टारगेट्स के बाद के युग में मानवता को 9 और संत मिले, जिनमें से एक मेरे पिता लॉर्ड चैन है। बाकी 8 में से 2 मेरे 2 चाचा हैं। मानवता के उन 9 और संतों में से अकेले लो परिवार के पास 3 है। यह आंकड़ा ही खौफ पैदा करने वाला है। लो परिवार राजधानी के सबसे शक्तिशाली कुलों के बराबर खड़ा है, जो प्रतिष्ठा की कई परतों में लिपटा हुआ है। मेरी हर हरकत पर दुनिया की नजर होती है। फिर भी इस महान विरासत से मुझ जैसा एक गुलाम पैदा हुआ। मेरी 3 साल की खुशामद ने मुझे पूरे ड्रैगन साम्राज्य में बदनाम कर दिया। इसने पूरे क्लान में आक्रोश फैला दिया। हर कोई अपने युवा वारिस पर गुस्से में था। यहां तक कि मेरे पिता लॉर्ड चैन भी कई बार आधी रात को मेरे बिस्तर के पास आए। उन्हें अपने ऐसे बेटे का गला घोंटने का मन था, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हर अपमान को सहा और 3 साल तक दांत पीसकर गुजारे और आज उस समझौते का आखिरी दिन है। मुझे बस आज का दिन काटना है और सिस्टम मुझे मेरे इनाम देने लगेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी दिन लूना ऐसा बम फोड़ेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का कैंपस छात्रों से खचाखच भरा था, जो अविश्वास से लूना को देख रहे थे। मैंने और लूना ने पहले भी कई हंगामे किए थे, पर यह उन सबसे ऊपर था। भीड़ की हर नजर मुझ पर टिकी थी, पर इस बार मैं खामोश खड़ा रहा। लूना मेरे भावहीन चेहरे को घूरती है, उसकी आंखों में गुस्सा है। तुम हिचकिचा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिचकिचाने की? कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि तुम ही गलत हो। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। मैं मान गया। भीड़ पूरी तरह से सन्न रह गई। लूना ने अपना सिर और ऊपर किया। ये हुई ना बात, लेकिन तुम्हारी उस छोटी सी हिचकिचाहट ने मुझे परेशान किया और शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। शादी की रस्म के लिए पैसे, जो एक कुलीन परिवार के मानकों के हिसाब से होने चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे पाला है और यह आसान नहीं था। एक महिला को शादी के बाद सुरक्षा मिलनी चाहिए। मेरी तरफ से कोई दहेज नहीं होगा। तुम जानते हो, मेरे पिता वेस्ट गेट की रक्षा करते हुए शहीद हुए और हमारा परिवार बर्बाद हो गया। शादी के बाद तुम्हें बच्चे को तुम्हारे परिवार में पूरा हक देना होगा। बच्चे को अपने ही खून का मानना होगा और यह मत पूछना कि पिता कौन है। तुम मेरी आजादी को नहीं रोकोगे और मुझे वो करने को मजबूर नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहती। लूना एक के बाद एक शर्तें रखती गई। हर शर्त मर्यादा की हद पार कर रही थी। जब वो चुप हुई तो कैंपस के छात्र पूरी तरह दंग थे। लूना मेरी तरफ मुड़ती है, तो क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? अगर हां तो कल शादी कर लेते हैं। मैंने बस एक बार सिर हिलाया। मुझे मंजूर है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सब कुछ बिखर जाएगा। मैं यहां सिर्फ अपने सिस्टम इनामों का इंतजार कर रहा हूं। कल मैं तुम्हें उस शादी में लाऊंगा जिसे लैंगसिंग ने पहले कभी नहीं देखा। घर जाओ और मेरा इंतजार करो। मेरे शब्द किसी शांत तालाब में गिरे पत्थर की तरह थे। भीड़ खामोश थी। उन्हें बात समझने में वक्त लगा कि लो परिवार के युवा वारिस ने सौदा मंजूर कर लिया है। जब उन्हें बात समझ आई तो कैंपस में शोर मच गया। साउथ ईस्ट क्षेत्र के सबसे बड़े क्लान के वारिस की शादी की खबर ही बहुत बड़ी होती है। अनगिनत लोगों ने मेरे परिवार में शादी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और मैं ऐसी शादी कर रहा हूं। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इसका असर कितना गहरा होगा। और लूना से ज्यादा खुश और कोई नहीं था। उसे किसी और के बच्चे की मां बनने का कोई पछतावा नहीं था। उसे इस बात का गर्व था कि सच्चाई जानने के बाद भी जेन ने उसे ही चुना। मैं इंतजार करूंगी जेन, तुम एक मर्द हो। याद रखना तुमने आज क्या कहा है। लूना की आंखों में जीत की चमक थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। वह चाहे कितनी भी बदतमीजी करे, कोई न कोई उसे संभालने वाला मिल ही जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़े क्लान का युवा वारिस है। उसमें वाकई एक टैलेंट है। मैंने हल्की मुस्कान दी। फिक्र मत करो, कल मैं तुम्हें वो शादी दूंगा जिसका तुमने सपना देखा है। लूना की नजरें अचानक बदल गईं। ओ, मुझे अभी याद आया 2 और चीजें। कल मेरे पिता की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं चाहती हूं कि उन्हें मेरी गर्भावस्था की अच्छी खबर पता चले और मैं चाहती हूं कि वो मेरी खुशी के गवाह बने। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम स्मारक सभा में सबके सामने मुझसे शादी का ऐलान करो।
ठीक है, मंजूर है। मैं कल समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। सच कहूं तो मैं मास्टर की पुण्यतिथि पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। उनके आखिरी पलों की इकलौती चिंता कि वह ऐसी इंसान बन गई है जो मास्टर कभी नहीं चाहते थे। मैंने हाँ इसलिए कहा ताकि मैं अपनी गरिमा वापस पा सकूं, और क्योंकि मुझे अभी भी लूना को सुधारने की उम्मीद है। अगर वो उम्मीद टूट गई तो कोई बात नहीं, मैंने अपने मास्टर के लिए आखिरी कोशिश कर ली। मेरा जमीर साफ है। भीड़ को जैसे ही समय का पता चला, वे पागल हो गए। वॉर संत स्मारक पर उन्हीं की बेटी किसी और के बच्चे की मां लो परिवार के वारिस से प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। ये नजारा ही पागलपन है। अगर मास्टर लिन दूसरी तरफ से ये देख पाते तो क्या वो रोते या हंसते। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई जानता है कि इस स्मारक पर न केवल बड़े क्लान बल्कि आम लोग भी आते हैं। ऊपर से हर मीडिया हाउस इस इवेंट को कवर कर रहा है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या होने वाला है। लूना खुद पर बहुत नाज कर रही थी। वो अब बहुत खुश थी। तो कल मिलते हैं, मैं देखूंगी कि तुम कितने गंभीर हो। बात खत्म। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे चल दिया, साफ और सीधा, कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं पीछे एक ऐसी भीड़ छोड़ आया जो दंग थी। जैसे जैसे वक्त बीता, यह खबर आग की तरह पूरे साउथ ईस्ट क्षेत्र में फैल गई। जैसे ही यह खबर आई, प्रतिक्रियाओं का विस्फोट हो गया। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैं अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और सीधे स्टारहोल शहर के वॉर संत स्मारक की ओर चल दिया। मैदान उन लोगों से भरा था जो श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन पहले ही आ गए थे। फूलों और चढ़ावों से पूरी जगह भर गई थी। मेरे मास्टर का सम्मान करने के लिए आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। काफी देर हो चुकी है, कृपया अब घर लौट जाएं। मेरे कहते ही ओल्ड जिंग ने मैदान खाली करना शुरू कर दिया। पल भर में शोर शराबे वाला स्मारक शांत हो गया। मैं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और 3 बार झुककर प्रणाम किया। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूं। लूना के लिए मैंने इन 3 सालों में जो हो सकता था सब किया। अब 3 साल का समझौता खत्म हो चुका है। मैं अब और उसका ख्याल नहीं रखूंगा, क्योंकि आगे बढ़ना उसे और चोट पहुंचाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ पाएंगे कि कल जो होगा वो आपकी तरफ से उसे एक आखिरी सबक होगा। हो सकता है ये उसे तोड़ दे या बचा ले, पर नतीजा जो भी हो मुझे दोष मत दीजिएगा। मैंने 3 बार और सिर झुकाया और चुपचाप खड़ा रहकर उस दयालु चेहरे को देखता रहा। मुझे मास्टर की आंखों में वो आखिरी दिन याद आया जब वो दुनिया छोड़कर गए थे, जिसे दुनिया ने अजय वॉर संत कहा। उनकी आंखों में आखिरी पल में अपनी बेटी की चिंता ही थी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग रूम के अंदर काली फ्रेम के चश्मे वाली एक असिस्टेंट दरवाजे से अंदर भागती आई और नोवा की तरफ फोन बढ़ाया। मैम। नोवा ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और उत्सुकता के साथ फोन लिया। उसकी नजर स्क्रीन की हेडलाइन पर पड़ी। उस पर लिखा था, लूना गर्भवती है। कल वॉर संत लिन की पुण्यतिथि पर जैन सबके सामने प्रस्ताव रखेंगे। कुछ पलों के लिए नोवा का खूबसूरत चेहरा तूफान की तरह काला पड़ गया। मास्टर लिन के 3 शिष्य थे, नोवा और मैं और लूना। नोवा और मुझे हमेशा बचपन के प्रेमी माना जाता था। सब सोचते थे कि हम साथ हैं, लेकिन जैसे ही मैंने लूना के लिए अपनी हदें पार करना शुरू किया, नोवा और मैं अजनबी हो गए। फिर भी यह हेडलाइन नोवा की नैतिकता को झकझोर कर रख गई। कल मास्टर की पुण्यतिथि है। इन दोनों का ऐसा करना मास्टर का अपमान है। नोवा इसे स्वीकार नहीं कर पाई। वह हथियार कक्ष में घुस गई और एक बड़ा क्लीवर जोड़ना शुरू किया। देखते ही देखते उसके पास 4 मीटर लंबा ब्लेड तैयार हो गया। फिर नोवा ने उस 4 मीटर के क्लीवर को कंधे पर रखा और पार्किंग गैरेज की तरफ दौड़ पड़ी। उसने विशाल ब्लेड को अपनी स्पोर्ट्स कार के ऊपर रखा। किसी टैंक जैसी गाड़ी तेज रफ्तार में बाहर निकली। कुछ ही पलों में नोवा उस क्लीवर के साथ स्मारक पर पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वह कब्र के पास आई और मुझे वहां खड़ा पाया, बिल्कुल जैसा सोचा था। बहुत दिनों बाद दिखी नोवा। 4 मीटर दूर खड़े होकर नोवा ने क्लीवर को पकड़ा और एक जोरदार वार किया। हवा की आवाज भी थम गई। ब्लेड मेरी गर्दन पर आकर रुक गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में और लो परिवार के बारे में क्या कह रहे हैं? नोवा इसे समझ नहीं पा रही थी। लो परिवार के पुरुषों को ही लोग पूछते हैं। उन्होंने साउथ ईस्ट के हर युद्ध के मैदान पर राज किया है। उनका खून उस हर जमीन पर बहा है जहां मानवता खड़ी रही है। राजधानी के सबसे ताकतवर क्लान भी लो परिवार के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं करते। और फिर भी इस विशाल परिवार से मुझ जैसा एक गुलाम निकला। नोवा की आंखों में निराशा थी। एक पल बाद वह निराशा पक्के संकल्प में बदल गई। तुम और लूना क्या करते हो मुझसे मतलब नहीं, लेकिन अगर कल किसी ने मास्टर की पुण्यतिथि पर तमाशा करने की हिम्मत की तो मैं अपनी तलवार से तुम दोनों के सिर काट दूंगी। लॉर्ड चैन क्लान हेड की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वो गुस्से में खड़े हुए और उनकी एक ही थपकी ने कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं उस लापरवाह लड़के का सिर खुद काटूंगा। उन्होंने कमरे में सबको देखा। बुजुर्गों, यकीन रखिए मैं लॉर्ड चैन इस शादी के सख्त खिलाफ हूं। अगर वह लापरवाह लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा और हमारे क्लान को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे खुद युवा लॉर्ड के पद से हटा दूंगा या उसे स्टारलॉक टावर में कैद कर दूंगा और उसकी कास्ट खत्म कर दूंगा। ग्रेट हॉल में लो परिवार का हर वरिष्ठ सदस्य गुस्से में था।
लॉर्ड चैन की गारंटी सुनकर वे थोड़े शांत हुए। दम घोंट देने वाला तनाव बना रहा। तभी लॉर्ड चैन की उम्र के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। ऑल्ड लिन सम्मान के हकदार थे। उन्होंने स्टारगेट के लिए अपना आखिरी कतरा खून बहा दिया। भले ही लिन परिवार खत्म हो गया है, हमारा लो परिवार लोगों को उनकी स्थिति से नहीं तौलता और उनसे वैवाहिक गठबंधन स्वीकार्य होगा। लेकिन वॉर संत की बेटी लूना जैसी कैसे हो सकती है? क्या त्रासदी है? दूसरे बुजुर्ग ने आह भरी। उन बातों को छोड़ो, कल वॉर संत लिन की पुण्यतिथि है। क्या हम जा रहे हैं या नहीं? इस पर बाकी सदस्यों ने लॉर्ड चैन की तरफ देखा। हम न सिर्फ जा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान देने जाऊंगा, और अगर उस लड़के ने तमाशा करने की हिम्मत की तो मैं लॉर्ड चैन उसे वहीं खत्म कर दूंगा, बिना किसी दया के। लॉर्ड चैन का गुस्सा देखकर बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा। फिर पहले बुजुर्ग ने पूछा, जेन की बी परिवार की लड़की से सगाई का क्या? बी परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य पहले से ही जेन के खिलाफ थे। अब जब यह घोटाला सामने आया है तो वे फिर से परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वे सगाई तोड़ने भी आ सकते हैं या नहीं। कमरा फिर खामोश हो गया। कुछ समय पहले ही लो परिवार के बुजुर्गों ने मेरी सगाई पक्की की थी। दूसरी पार्टी आवा थी, पूर्वी क्षेत्र के बी परिवार प्रमुख की बेटी। बी परिवार पूर्वी क्षेत्र का शीर्ष मार्शल क्लान है और पूर्वी स्टारगेट की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, आवा के पास दुनिया का दुर्लभ SSS ग्रेड टैलेंट है। मुझसे शादी करना वास्तव में उसकी औकात से कम होना था। इस कारण बी परिवार के कई बुजुर्गों ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन बी परिवार प्रमुख ने उन सबको अनदेखा कर सहमति दे दी थी। लॉर्ड चैन ने थककर अपनी नाक की जड़ को दबाया। अगर ये टूटता है तो टूटने दो, अगर बी परिवार सगाई तोड़ने आता है तो आने दो। सब लोग शांत रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। उसी वक्त बी परिवार की मीटिंग हॉल के अंदर कई वरिष्ठ सदस्य इकट्ठा हुए थे। आवा चलो, चाचा होवे तुम्हें उस लो परिवार के गुलाम को बेवकूफ बनते हुए दिखाने ले जा रहे हैं। कौन और आना चाहता है? बी परिवार के सभी वरिष्ठ नेता आज की छुट्टी ले रहे हैं। सब मेरे साथ वॉर संत स्मारक चलो। चाचा होवे का चौड़ा कद कमरे को भर देता है। उनकी हंसी से शहर के आसमान गूंज उठे। उन्होंने आवा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिए। बी परिवार के बुजुर्ग जो इस सगाई के खिलाफ थे हंसने लगे और होवे के पीछे दौड़ पड़े। वे मुझे अपमानित होते देखने के लिए उत्सुक थे। आवा नहीं हिली। उसने अपने पिता की ओर देखा। लॉर्ड बी ने अपने बड़े भाई को देखा और आह भरी, जो करना है करो, लेकिन भाई वहां जाकर बहुत आगे मत बढ़ना और टूटी हुई सगाई का जिक्र मत करना। चाचा होवे जोर से हंसे। अरे यह तो वॉर संत की पुण्यतिथि है। मैं जानता हूं सीमा कहाँ है। मैं बस आवा को तमाशा दिखाने ले जा रहा हूं। सगाई की बात वो मेरी भतीजी का मामला है। मैं उसे वहीं आमने सामने निपटा लूंगा। इसके साथ ही होवे ने आवा को खींचा और वरिष्ठ सदस्यों के साथ सीधे वॉर संत स्मारक की ओर निकल पड़े। ऑल्ड जेंग हेडलाइंस को देखकर डर से कांप गया। उसने मेरी तरफ देखा। युवा लॉर्ड, जनता का गुस्सा लो परिवार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं। मैं मास्टर लिन की कब्र के सामने शांत खड़ा रहा। यह सब अपेक्षित था। जब एक बड़ा क्लान का वारिस ऐसा कदम उठाता है तो ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। क्या आप वाकई कुछ नहीं करेंगे युवा लॉर्ड? और क्या आप कल वाकई लूना को प्रपोज करने वाले हैं? मैं मुस्कुराया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं लूना को कैसे प्रपोज कर सकता हूं? ओल्जिंग, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। अपने हर कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करो। 3 दिनों के भीतर मुझे पता चाहिए कि लूना का बच्चा किसका है। जी बिल्कुल, मैं अभी काम शुरू करता हूं। मैंने बूढ़े जेंग को जाते हुए देखा। फिर मैंने अपनी नजरें समाधि की ओर घुमा ली। लूना के गर्भवती होने की जांच के लिए मैंने जेंग को इसलिए नहीं भेजा कि मुझे उसकी कोई परवाह है। इसकी जड़ें तब की हैं जब मेरे गुरु गुजर गए थे। उन्होंने मुझे कुछ चीजें सौंपकर वह नहीं छोड़ा था जो मुझे विरासत में मिला हो। मैं तो बस उनका एक अस्थायी संरक्षक हूं। जिन्हें ये चीजें मिलनी हैं उन्हें ही इन्हें खोलने की चाबी का इंतजार करना होगा। सालों से इसकी अफवाहें फैल रही हैं। सबको लगता है कि यह मास्टर लिन की छोड़ी हुई विरासत है। मुझे शक है कि किसी की नजरें पहले से ही उससे पर टिकी हैं और लूना का इस्तेमाल मेरे खिलाफ एक हथियार की तरह हो रहा है। कुछ देर बाद जेंग वापस आ गया। युवा मालिक, शक है कि इस गर्भावस्था के पीछे जो परिवार का विक्टर जो है, पर पुष्टि करने में वक्त लगेगा। जांच जारी रखें, उस पर नजर रखें। रात की हवा किसी धार की तरह ठंडी और सूनी है। मैं मास्टर लिन की समाधि के सामने बिना हिले डुले खड़ा रहा। मेरा इरादा सुबह तक खड़े रहने का है। सिस्टम के रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहा हूं। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, मानसिक तैयारी के बावजूद मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। आखिरकार मैंने 3 साल तक सिंप होने का ढोंग जो किया है, अब जो गूंज सुनाई देने वाली है वह सिर्फ एक सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं होगी। यह वह रीढ़ की हड्डी होगी जिसे झुकने पर मजबूर किया गया था और अब वह हमेशा के लिए सीधी होने वाली है। फिर ठीक आधी रात को सिस्टम की आवाज बिल्कुल वक्त पर सुनाई दी। बधाई हो प्लेयर, 3 साल का सिंप नाटक खत्म हुआ। समझौते के पहले दिन आपको एक कॉम्बैट ऑरा मिला है, केओस लोटस सीड। इनाम देखते ही मेरे चेहरे पर एक जंगली खुशी दौड़ गई। कहा जाता है कि जब कोई साधक अपनी साधना को शिखर तक पहुंचा देता है तब एक कॉम्बैट ऑरा प्रकट होता है। ये ऑरा दुश्मनों की रूह कंपा सकते हैं और जंग का पासा पलट सकते हैं। ये असली शक्ति और प्रतिभा की निशानी है। मेरी मार्शल प्रतिभा हमेशा से बेहतरीन रही है और सिस्टम तो अभी सक्रिय हुआ है।
फिर भी इसने मेरी प्रतिभा की समस्या पूरी तरह हल कर दी है। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक तूफान उठा, जैसे किसी ने मुझे अंदर से फाड़ दिया हो, पर दर्द जितनी तेजी से आया उतनी ही जल्दी चला गया। पूरे 3 सेकंड बाद सब सामान्य हो गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी लोक बन गया है। वह हथेली से बड़ा नहीं है और उसके केंद्र में एक कमल पूरी तरह शांत तैर रहा है। सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। रिवॉर्ड 1 से 8 स्टार तक के हैं, 8 सबसे ऊंचा है। हर दिन प्लेयर को एक रैंडम रिवॉर्ड मिलता है। केओस लोड सीड 8 स्टार का दुर्लभ इनाम है। मेरी आंखें खुशी से भर गईं। पूरे लैंसिंग में आधिकारिक तौर पर एसओ से कम कॉम्बैट ऑरा दर्ज है। यह वाला उन रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम इसे 8 स्टार देता है तो यह साधारण तो हो ही नहीं सकता। पहले ही दिन एक टॉप टियर ऑरा, अब सब आसान हो जाएगा। यह सोचकर मुझे लगा कि उन 3 सालों की सारी तकलीफें वसूल हो गईं। देखता हूं अब मेरी प्रतिभा का स्तर क्या है। एक शक्तिशाली कॉम्बैट ऑरा सिर्फ युद्ध का प्रदर्शन नहीं है, इसका बड़ा मकसद धारक की प्रतिभा और क्षमता को बदलना है। ऊपरी तौर पर मैं अभी भी महान प्रतिभा वाला दिखता हूं, लेकिन अब जब मेरे पास केओस लोड सीड है तो कौन कह सकता है। पहले मैं हर दिन लूना के पीछे भागता रहता था। उसके ऊपर मेरी साधना भी कभी गंभीरता से नहीं हुई। इसलिए लू परिवार के संसाधनों के बावजूद मैं सिर्फ दूसरे चरण के अंत में था, जो औसत से भी कम है। मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और यह परखने का फैसला किया कि मेरी प्रतिभा बदली है या नहीं। कुछ ही पलों में मुझे अपनी यादों से एक क्यूआई ब्लड साधना विधि मिली और मैंने उसका अभ्यास शुरू किया। मास्टरी पल भर में मिल गई। मेरे पीछे हल्की सी एक कमल की आकृति उभरने लगी। उसकी कली अभी बंद थी, उससे एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। अगर कोई मुझे इस वक्त देखता तो दंग रह जाता, क्योंकि जैसे जैसे कमल ऊपर उठता है आसपास की जगह मुड़ने लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद केओस के बीच खड़ा हूं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमल के चारों ओर जुगनू की तरह रोशनी के छोटे बिंदु हर तरफ से मेरे शरीर में समा रहे थे। मेरे अंदर किसी दहकती भट्टी की तरह कुछ गरज रहा था। आधे घंटे से कम समय में मैं तीसरे चरण में पहुंच गया और रोशनी के बिंदु लगातार समाते रहे, मेरी साधना को और ऊपर ले जाते रहे। कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। मेरी साधना ने एक बड़ी छलांग लगाई है। अब मैं तीसरे चरण के अंत में पूरी तरह स्थिर हूं। सुबह हो गई, आसमान में रोशनी फैल गई है। ड्रैगन किंगडम भर से अनगिनत मार्शल घराने और ताकतें आम लोगों के साथ हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करके देश के हर कोने से एक मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। वे सब एक ही दिशा में उमड़ पड़े। इस दिन शिंगसिंग शहर ऊर्जा से लबरेज था। तड़के सुबह वॉर सेंट लिन के मकबरे के दरवाजे खोले गए। लिन परिवार के मुखिया एल्डर नाम सफेद फॉर्मल सूट में अंदर आए। उनके पीछे लिन परिवार के मुख्य सदस्य थे। लूना उनके साथ थी। एल्डर नाम ने चिंता भरी नजरों से लूना की ओर देखा। लूना, कल रात तुमने जो मांगे रखी, क्या वे कुछ ज्यादा नहीं है? क्या लू परिवार वाकई मान जाएगा? लूना ने तिरस्कार किया। लू परिवार माने या न माने उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक जेन मान जाए काफी है। इन सालों में मैंने जो भी मांगा, चाहे लू परिवार ने कितना भी विरोध किया, जेन ने हमेशा वो मेरे लिए मुमकिन कर दिखाया। एल्डर नाम ने धीरे से सिर हिलाया। पिछली बातों को याद करते हुए उनका आत्मविश्वास लौट आया। मास्टर लिन के जाने के बाद लिन परिवार का सहारा छिन गया था और वे पूरी तरह ढह गए थे। शीर्ष मार्शल घराने से गिरकर तीसरे दर्जे पर आ गए थे। लेकिन जब से यह सिंप आया है, लिन परिवार में संसाधनों की झड़ी लग गई है। अकेले दम पर लिन परिवार को वापस तीसरे से दूसरे दर्जे पर पहुंचा दिया। उसके बिना एल्डर नाम का 7वें रैंक का ग्रैंड मास्टर स्तर मुश्किल से परिवार को तीसरे दर्जे पर टिके रहने में मदद कर पाता। वही उनकी सीमा थी। फिर भी लू परिवार की सारी सुविधाएं लेने के बाद भी एल्डर नाम को मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। समाधि के पास मैं धीरे से जागा। पूरी रात की साधना मुझे एक सांस के बराबर लगी। जब मैंने अपना स्तर देखा तो मैं खुद थोड़ा हैरान था। दूसरे चरण के अंत से तीसरे चरण के अंत में पहुंचना सिर्फ एक रैंक है, लेकिन ट्रिपल एस ग्रेड की प्रतिभा और बेहतरीन संसाधनों के साथ भी कोई इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता। लगता है केओस लोड सीड ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह प्रतिभा का तोहफा दिया है। फिर मैंने लूना को अपनी ओर आते देखा। आओ, मेहमानों का स्वागत करने में मदद करो, उसने आवाज दी। फिर मुड़कर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। जब हम मकबरे के द्वार पर पहुंचे, नोवा पहले से ही मेहमानों का स्वागत कर रही थी। पर लूना का दिल धड़क उठा, क्योंकि नोवा के पैरों के पास 4 मीटर लंबा एक चमचमाता हुआ क्लीवर रखा था। वक्त के साथ मकबरा लोगों से पूरी तरह भर गया। वॉर सेंट की प्रतिष्ठा और विरासत अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मौत के बाद भी लोग याद करते हैं कि उन्होंने मानवता के लिए क्या किया था। मैं सोचता हूं कि क्यालू परिवार का युवा मालिक वाकई आज वॉर सेंट की बेटी को प्रपोज करने वाला है। इस मंजर को देखकर मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे और बातचीत का रुख मेरी तरफ मुड़ गया। आखिरकार यह कहानी बहुत बड़ी हो गई है और यह निस्संदेह साल का सबसे अजीब ड्रामा है। भीड़ में बिजली की तरह एक शोर उठा। लू परिवार आ गया है। अनगिनत आंखें मकबरे के प्रवेश द्वार पर टिक गईं। मेरे पिता लॉर्ड चांद 2 लोगों के साथ अंदर आए। पहले और दूसरे एल्डर मेरे 2 बड़े चाचा। लॉर्ड चांद ड्रैगन किंगडम के 10 वॉर सेंट्स में से एक हैं।
लू परिवार के बाकी 2 वॉरसेंट्स हमेशा स्टारगेट और एबिस पर तैनात रहते हैं। पहले और दूसरे एल्डर दोनों 8वें रैंक के गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर हैं। लू परिवार 1 और सेंट और 2 गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स के साथ आया है। उन्होंने लिन परिवार को उससे कहीं ज्यादा इज्जत दी है जिसके वे हकदार थे। लॉर्ड चान के समाधि पर झुकने के बाद उनकी नजरें सीधे मुझ पर पड़ी और मेरी नसें तन गईं। मैं उनसे निकल रही जानलेवा मंशा महसूस कर सकता हूँ। इसमें उस पिता का लहजा है जो अपने बेटे को खुद संभालने के लिए तैयार है। फिर लॉर्ड चान एल्डर नाम की ओर मुड़े। लिन परिवार के वॉरसेंट ने कभी अकेले वेस्टगेट संभाला था, जिससे लू परिवार की मदद आने का वक्त मिल सका। अगर वेस्टगेट गिर जाता तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 3 अरब लोग राख हो जाते। मास्टर लिन ने ड्रैगन किंगडम के लिए लड़ाई लड़ी थी, मानवता के लिए अपनी आखिरी सांस तक। यह गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर लिन परिवार को एक तोहफा है, इस उम्मीद में कि यह उन्हें फिर से उठने में मदद करे। लॉर्ड चान के हाथ लहराते ही एलिक्सिर की एक बोतल सामने आई। भले ही लिन परिवार का हालिया व्यवहार उन्हें काफी परेशान कर रहा है, फिर भी बुनियादी सम्मान तो दिखाना ही था। भीड़ ने जैसे ही सुना कि लू परिवार क्या लाया है, पूरा माहौल गूंज उठा। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की एक पूरी बोतल एक 8वें रैंक का योद्धा बनाने के लिए काफी है। क्या बात है, लू परिवार ने दिल जीत लिया। एल्डर नाम एक पल के लिए जम गए, फिर उनका चेहरा उत्साह से चमक उठा। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर, मैं अभी 7वें रैंक का ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या यही बोतल मुझे 8वें रैंक तक ले जाने के लिए काफी नहीं होगी? लूना ने यह सुना तो वह भी दंग रह गई। लू परिवार ने स्मृति सभा में इतना कीमती उपहार लाया, उसने ये उम्मीद नहीं की थी। तभी लूना को कुछ एहसास हुआ। जरूर लॉर्ड चान जानते हैं कि जेन आज मुझे प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो खुद आए और तोहफा भी लाए। वह तो पहले से ही मुझे बहू की तरह मान रहे हैं। यह सोचकर लूना का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा और एक और ख्याल आया, मुझे अपनी मांगों की सूची फिर से लिखनी होगी। अगर वो इतनी आसानी से गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर बांट सकते हैं तो लू परिवार मेरी सोच से कहीं ज्यादा अमीर है। एल्डर नाम और लूना को पूरी तरह हैरान देख लॉर्ड चान ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। उन्होंने रस्में पूरी की और मेहमानों के क्षेत्र की ओर बढ़ गए। तभी काले सूट में एक युवक अंदर आया। यह विक्टर जो परिवार दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मार्शल घराना है और साथ ही क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्तीय ताकत भी है। जहां लू परिवार मार्शल कॉम्बैट का निर्विवाद राजा है, जो परिवार ने अपने व्यापारिक हित हर जगह फैला रखे हैं, जिससे वे धन के मामले में नंबर 1 हैं। दूसरे नंबर का घराना आते ही सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं और शोर फिर बढ़ गया। हर कोई देखने लगा कि जो परिवार क्या लाया है। जैसा कि सब जानते हैं, जो और लू परिवारों में हमेशा प्रतिद्वंद्विता रही है, किसे दूसरे नंबर पर रहना पसंद आता है। ये गोल्डन गेनसेंग मैरो एलिक्सिर की 2 बोतलें हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें, लिन परिवार के मुखिया। विक्टर जो ने हाथ हिलाया और एक नौकर 2 बोतलें लेकर आगे आया। भीड़ दहाड़ उठी। जो परिवार ने न केवल वही तोहफा लाया बल्कि दोगुना लाया। संदेश साफ था, यह सीधा चैलेंज है। जो परिवार वाकई जो परिवार है, बहुत सारा पैसा और कोई शर्म नहीं। अब तक एल्डर नाम अपना उत्साह मुश्किल से छुपा पा रहे थे। उनका चेहरा चमक रहा था। विक्टर जो मकबरे के पास गए, झुककर सम्मान दिया, लूना को देखा, फिर अपनी नजरें मुझ पर टिका दी। आज का प्रपोजल सफल हो। विक्टर जो ने अपना हाथ बढ़ाया और पूरी ईमानदारी से मुझे देखा। भीड़ ने एक साथ सांस रोकी। माहौल पल भर में कई डिग्री ठंडा हो गया, क्योंकि लॉर्ड चान का चेहरा साफ तौर पर अंधेरे में डूब गया था। सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थी। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा। मैंने विक्टर जो का हाथ थामा। उस पल हर किसी ने वो महसूस किया। लॉर्ड चान की ओर से जानलेवा मंशा की एक लहर उठी। मुझे इतना शांत देखकर विक्टर जो थोड़े हैरान हुए। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन मैं पहले से काफी अलग लग रहा था। हाथ मिलाना खत्म हुआ और विक्टर जो मेहमानों के क्षेत्र की ओर बढ़ गए। एक एक करके बड़े घराने और ताकतें सम्मान देने आगे आईं। 3 घंटे बाद रस्में खत्म हुई, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव बना रहा, जैसे किसी तूफान का इंतजार हो। ठीक रस्म खत्म होने के बाद भीड़ के छंटने से पहले एल्डर नाम आगे आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। सम्मानित मेहमानों, अभी जाइए मत। वॉर सेंट लिन की इस याद में एक और बात की घोषणा करनी है। वह बात क्या है, मुझे यकीन है आप सबको पता ही होगा। उन्होंने गर्व से मुस्कुराते हुए मेरी और लूना की ओर देखा। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, भीड़ में हर कोई सतर्क हो गया। फुसफुसाहट पल भर में थम गई। सारे कैमरे मेरी और लूना की तरफ मुड़ गए। हम अचानक सबके केंद्र बन गए। लूना ने एल्डर नाम को देखा, एक समझदार मुस्कान दी और आगे बढ़ी। जेन, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करती हूँ, पर मैं सीधी सादी बातें पसंद करने वाली इंसान हूँ, इसलिए मेरी शर्तें मामूली हैं। उसने मास्टर लिन की समाधि की ओर देखा। उसके चेहरे पर सच्ची भावना थी। जेन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। इस खास दिन पर, इन गवाहों के सामने और मेरे पिता के सामने। कल जो मैंने कहा था, उसके अलावा शादी के बाद तुम्हें लिन परिवार का पूरा समर्थन करना होगा। इसके अलावा मैंने ब्राइड प्राइस की एक लिस्ट बनाई है। यही मेरी सुरक्षा है। उम्मीद है तुम मान जाओगे। आखिरकार नए परिवार में जाने वाली महिला को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, और मैं गर्भवती भी हूं। ये शब्द सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ तो गलत है।
बच्चा निश्चित रूप से जेन का नहीं है और वह इसे बार बार उठाकर अपनी मांगे बनवा रही है। इतनी हिम्मत किसने दी इसे? लूना अपनी चाल से खुश थी, उसकी आंखों में तिरस्कार था। वह अपने मन में ब्राइड प्राइस की लिस्ट दोहरा रही थी। यह सिंप इतना बोरिंग है, मैं कुछ भी कहूं वो तुरंत मान जाता है। जेन, ध्यान से सुनो। मेरे पिता ने मानवता के लिए जान दी। मुझे दक्षिण पूर्व क्षेत्र के एबिस के नीचे एक एनर्जी माइन चाहिए। क्या यह बहुत ज्यादा है? मैं गर्भवती हूं, इसलिए मुझे लू परिवार की दक्षिण पूर्व क्षेत्र की 10% संपत्ति चाहिए। क्या यह बहुत है? इसके अलावा शादी के बाद मुझे पूरी निजी आजादी चाहिए। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, मुझे संजोना होगा। तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। अगर कोई मुझे परेशान करे तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, और जब बच्चा लू परिवार के नाम से रजिस्टर होगा तो तुम्हें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लूना ने बिना रुके 30 मांगे रख दी। हर एक किसी परिकथा की इच्छा जैसी थी। भीड़ हर मांग पर सिहर रही थी। लूना के खत्म होते ही सबने मेरी ओर देखा। मैं पूरी तरह से अनपेडेबल था, शुरू से अंत तक शांत। मेहमानों के क्षेत्र में कोई मुट्ठियां भींचे हुए बैठा था। वह वॉर सेंट की ताकत का इस्तेमाल करके सबको खत्म करने के ख्याल से लड़ रही थी। नोआ के हाथ में कहीं से 4 मीटर लंबा क्लीवर आ गया। उसकी पकड़ से चीं चीं की आवाज आ रही थी। जेन, तुम्हें मेरी शर्तों से कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इतना सुनते ही समाधि स्थल पर मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लूना की कुटिल मुस्कान और गहरी हो गई। पर ठीक उसी पल मैंने अपनी बात रखी। लूना, तुम आखिर किससे शादी करना चाह रही हो? ऐसी लिस्ट है तुम्हारी, ये तो किसी की औकात से बाहर है। नोआ की तलवार हवा में ही थम गई। लॉर्ड चैन ने सोचते सोचते अपनी उंगलियां चटका दी। भीड़ एकदम सन्नाटे में डूब गई। लूना ने पलकें झपकाईं। जेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे गुरु की बेटी हो, तुम मेरी जूनियर हो, तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो इस डील के लिए तैयार हो तो एक सीनियर के तौर पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। लूना का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई। जेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मुझसे मजाक मत करो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं, अपनी बात वापस लो, वरना हमेशा के लिए हमारा रिश्ता खत्म। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं साफ साफ कह देता हूं, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे मुंह से ये निकलते ही भीड़ भड़क गई। लूना और पूरा लिन परिवार गुस्से से कांप उठा। एल्डर नॉर्म्स की आंखों में खून उतर आया। जेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेगैरत होगे, और ये सोचकर कि मैं लूना की पूरी जिंदगी तुम्हारे भरोसे छोड़ने वाला था। मैं अब घोषणा करता हूं कि लूना से शादी करने का तुम्हारा हर मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इसके अलावा चूंकि तुम पीछे हट रहे हो तो लिन परिवार को हुआ हर नुकसान तुम्हें भरना होगा। सबके सामने अपनी जबान से पलटना न सिर्फ लिन परिवार का बल्कि वॉरसेंट का भी अपमान है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, तुम्हें गुरु की समाधि के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी ही होगी। साथ ही जो ब्राइड प्राइस लूना ने लिस्ट की थी उसका एक हिस्सा तुम्हें मुआवजे के तौर पर देना होगा। हम लिन परिवार वाले समझदार लोग हैं, 1/3 काफी होगा, वरना मैं ग्रैंड मास्टर के तौर पर अपनी साख-दांव पर लगाकर इसे लू परिवार के दरवाजे तक ले जाऊंगा। एल्डर नॉर्म्स अपनी चाल चल रहे थे। मुआवजे के नाम पर ब्राइड प्राइस वसूलना चाह रहे थे। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई पागल को देखता है। मेरे चेहरे की मुस्कान हर सेकंड और गहरी होती जा रही थी। एल्डर नॉर्म्स को एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे सीधे उनके दिमाग पर किसी ने वार किया हो। ये कैसी नजर है, एक ग्रैंड मास्टर के सामने खड़े होकर? तुम्हें तमीज भी नहीं है क्या? एल्डर नॉर्म्स गुस्से में उबल रहे थे, सीना फूल रहा था। मैंने धीरे से उनकी ओर एक कदम बढ़ाया। ग्रैंड मास्टर, क्या तुम इसका मतलब भी समझते हो? क्या तुम इसके लायक हो? उन शब्दों ने एल्डर नॉर्म्स को झकझोर दिया। वो गुस्से से फट पड़े। बदतमीज लड़के, तुम एक नाकारा फर्स्ट ग्रेड टैलेंट वाले अमीर जाजे हो जो सिर्फ खाना और मौज करना जानते हो, और तुम एक 7वीं रैंक के ग्रैंड मास्टर को नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो। बताओ फिर मैं लायक क्यों नहीं हूं? अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम चाहे लू परिवार के यंग लॉर्ड ही क्यों न हो, मैं तुम्हारे घर पहुंचकर जवाब मांगूंगा। एल्डर नॉर्म्स की चुनौती के सामने मेरा चेहरा शांत रहा। मैंने धीरे और साफ शब्दों में कहा, इस पर तो बात ही नहीं करते कि तुमने लिन परिवार के लिए मुझसे कितने कल्टीवेशन रिसोर्स निचड़वाए हैं। लूना ने किसी और के साथ जाकर अपना ये हाल किया, और तुम्हारा पहला कदम तो खुद को सवाल करने का नहीं था, एक गार्जियन के तौर पर जिसने उसे गलत पाला। बजाय इसके तुम मुझसे घुटने टेकने की मांग कर रहे हो। मैं जो इसमें कहीं नहीं हूं। तुम सही गलत का फर्क नहीं जानते, न ही तुम में कोई सम्मान है। क्या तुम ग्रैंड मास्टर कहलाने के लायक हो? मेरी बात पूरी होते ही एल्डर नॉर्म्स का अपक हो गया। उनके शरीर से मारकाट की आग निकलने लगी। मौत मांग रहे हो? एक आवारा लड़के एक ग्रैंड मास्टर को जज करने की हिम्मत? आज मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एल्डर नॉर्म्स अपनी जगह से गायब हो गए। अगले ही पल वो मेरे सामने थे। उनका हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ा, पर तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। एल्डर नॉर्म्स किसी तोप के गोले की तरह पीछे जा गिरे। उनके रुकने से पहले एक आकृति उनके पास आ गई। वो ओल्ड जंक थे। वो उन्हें जमीन पर घिसटते हुए देखकर ठंडी हंसी हंसने लगे। खुद को क्या समझते हो? ओल्ड जंक ने हाथ फैलाया, एल्डर नॉर्म्स के चेहरे को पकड़ा और जमीन में दे मारा। मैंने लूना की तरफ देखा। कुछ सच हैं जो तुम्हें सुनने चाहिए। इतना कहकर मैं एक रिपोर्टर के पास गया और माइक ले लिया।
हर कैमरा ऑपरेटर और पत्रकार मुझे जड़वत होकर देख रहा था। मैंने सीधे खड़े होकर कहा, 3 साल पहले आज ही के दिन मेरे गुरु मास्टर लिन ने स्टारगेट की लड़ाई खत्म की और अपने मरणासन शरीर को घसीटते हुए वापस लौटे। अपनी आखिरी घड़ियों में उन्होंने मुझे एक निर्देश दिया, अगले 3 साल तक लूना जो भी मांगे मैं बिना किसी शर्त के मान लूं। मैंने जबान दी थी, 3 साल तक मैंने उसे निभाया, और जैसा कि आप सबने देखा मैं दुनिया के मजाक का पात्र बन गया। लेकिन आज वो 3 साल का करार खत्म हो गया, वादा पूरा हुआ। अब मैं लूना का कोई कर्जदार नहीं हूं। ये सुनते ही लूना के चेहरे के भाव पूरी तरह जम गए। मेरे शब्दों ने पूरी भीड़ में हलचल मचा दी। नोवा हैरान खड़ी रह गई। वो विशाल क्लीवर था में अपनी जगह पर जम गई। यहां तक कि लॉर्ड चैन ने भी हैरानी जताई। भीड़ ने एक पल के लिए सांस थाम ली, फिर शोर मच गया। लूना के दिमाग में सब कुछ गूंज रहा था। वो इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध थी। बिल्कुल नामुमकिन। लूना ठिठकी खड़ी थी, मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। तो मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं था? जेन, तुमने शादी से बचने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी रची है। कैसा खेल खेल रहे हो तुम? बस अपनी और इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। आखिरी बार कह रहा हूं, आज मैंने जो भी कहा वह सच है। मैंने अपना 3 साल का करार पूरा कर लिया। अब से हम दोनों के बीच सब खत्म। लूना, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें अपना जूनियर कहूंगा। इतना कहते ही सबके सामने मैंने मास्टर लिन की समाधि के सामने घुटने टेक दिए। जमीन पर सिर टिकाकर 3 बार झुककर प्रणाम किया। गुरुजी, आपने कहा था कि 3 झुकना एक बंधन को सील करता है। जिस दिन हम मिले थे आपने मुझे अपना चेला बनाया। अब इन 3 प्रणामों के साथ गुरु शिष्य का बंधन पूरा हुआ। लूना के लिए मैंने अपना सब कुछ कर दिया। जो भी आगे होगा उसे अकेले ही झेलना होगा। प्रणाम समाप्त हुआ। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर समाधि को एक आखिरी बार नमन किया। उसके बाद एकदम सीधे खड़ा हो गया। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह तन गई। लूना मुझे घूर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम से हतप्रभ थी। भीड़ की कानाफूसी सुन लूना अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तुमने सिर्फ शादी से बचने के लिए मेरे पिता के साथ रिश्ता तोड़ दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी खामोशी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। अब समझ आया, कल तुमने प्रपोजल इसलिए माना था ताकि आज सबको नीचा दिखा सको। जेन, तुम कितने निर्दयी हो। चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता 3 साल तक तुम्हारे गुरु रहे। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। लिन परिवार को अपमानित कर रहे हो। तुम खुद को आईना कैसे दिखाते हो? लूना लगभग चिल्ला रही थी। आसपास के ताने और उंगलियों से लूना का संयम खो गया। उसने मुझ पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी कहीं से एक भारी दबाव उस पर आ गिरा। लूना सबके सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। मास्टर लिन की समाधि के सामने गिरी हुई ओल्ड जेंग ने अपनी 8वीं रैंक की गोल्डन बॉडी का दबाव डाला और उसे पिन कर दिया। लूना की आंखों की चमक गायब हो गई। जेन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। उस पल लूना का हौसला टूट गया। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। मैंने लूना को चिल्लाने दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपना हाथ उठाया और स्टोरेज रिंग से चंदन की 3 पेटियां निकाल ली। गुरुजी के जाने से पहले उन्होंने कुछ चीजें मेरे संरक्षण में रखी थीं। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। मेरे कहते ही सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया, फिर आंखों में लालच की आग जल उठी। सिर्फ लॉर्ड चैन, एक साथी वॉरसेंट, शांत रहे। उन्होंने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और मुझे देखा। विक्टर जो ने अपना सिर झटक लिया, उसकी नजरें ठंडी और शिकारी जैसी हो गई, और लूना जिसकी आंखें मुर्दा हो चुकी थीं, अचानक फिर से चमक उठी। मैं भीड़ को देखते हुए मुस्कुराया। इन 3 पेटियों के अंदर क्या है? मेरे गुरु ने कभी नहीं बताया और वे मेरे लिए नहीं थे। मैं सिर्फ उनका अस्थायी रक्षक हूं। गुरुजी का एकमात्र निर्देश था कि 3 साल बाद आज मैं इसे सार्वजनिक कर दूं। इनमें से हर पेटी को अपने भाग्यशाली व्यक्ति का इंतजार करना होगा। भीड़ का हर इंसान सीधा खड़ा हो गया, उन पेटियों पर निगाहें गड़ाए हुए। मैं शांति से मुस्कुराया। आने वाले समय में मैं पहली पेटी खोलने की तारीख घोषित करूंगा। जब वह समय आएगा, जो कोई भी इच्छुक है अपना भाग्य आजमा सकता है। आज का नाटक यहीं खत्म होता है। मेरे गुरु को सम्मानित करने के लिए आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। स्मारक का कार्यक्रम खत्म हुआ, आप सब जा सकते हैं। मैं बाहर की ओर चल पड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, जेन, तुम उन पेटियों को साथ नहीं ले जा सकते। वे मेरे दिवंगत भाई की हैं। वो लिन कबीले की संपत्ति हैं। एल्डर नाम ने ये देखा और दर्द के बावजूद रुकने की कोशिश की। फिर उसका शरीर जवाब दे गया और वह मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। संगमरमर के स्लैब उसके नीचे चकनाचूर हो गए। ओल्ड जंक ने अपना पैर उसके सिर पर टिका दिया। ग्रैंड मास्टर, वहीं पड़े रहो। फिर ओल्ड जिंग मेरे साथ मार्शल स्मारक से बाहर निकले। वह मुझे संतुष्टि से देख रहे थे। आज उसे बिल्कुल बेखबर पकड़ा। तभी एक जानी पहचानी आकृति करीब आई। नोवा सामने आ गई। 13 फुट की तलवार उसके कंधे पर टिकी थी। हम खामोशी से आमने सामने खड़े रहे। नोवा ने सबसे पहले बोला, तो क्या मास्टर लिन ने वाकई तुम्हें सब सौंप दिया? मैंने कंधे उचकाए। मुझे जो कहना था कह दिया। उम्मीद है इतना काफी होगा। अफसोस, आज यह तलवार किसी का खून नहीं बहा पाई। नोवा ने विशाल तलवार को 2 हिस्सों में बांटा और उसे स्पोर्ट्स कार में लाद दिया। ओल्ड जेंग मुझे बिठाकर ले चले।
इंजन स्टार्ट हुआ और हम निकल पड़े। स्मारक का परिसर खंडहर बन चुका था। भीड़ एल्डर नाम और लूना को घूर रही थी। कोई उपहास कर रहा था, कोई दया खा रहा था, लेकिन एक भी इंसान मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि मार्शल स्मारक का प्रभाव अभी भी था। फिर हंसी का एक जोरदार शोर उठा, इतना तेज कि रोंगटे खड़े हो जाएं। लॉर्ड चैन ने हाथ पीछे बांधे, आसमान की ओर देखकर हंसे और चलते बने। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर उनके पीछे हंस पड़े। पूरा दृश्य अवास्तविक लग रहा था। लॉर्ड चैन ने इस पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा था, यहां तक कि जब एल्डर नाम ने मुझ पर हमला करने की ठानी तब भी नहीं। लॉर्ड चैन ने एक बार भी कोई हरकत नहीं की, लेकिन अभी उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। लॉर्ड चैन के जाते ही बाकी कबीले और मेहमान भी निकल लिए। अंकल हाउ, हम मजा तो देख ही नहीं पाए, लेकिन जेन वो उस पालतू कुत्ते जैसा बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में सब कहते थे। भीड़ में एक युवती और एक अधेड़ आदमी बाहर की तरफ जा रहे थे। यह बी कबीले की एवा थी, अंकल हाउ के साथ। अंकल हाउ उलझन में थे, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हम सगाई तोड़ रहे हैं? अंकल हाउ की आंखें फैल गईं। बिल्कुल तोड़ रहे हैं, वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। हमें आखिरकार हमारा मौका मिल गया, तेजी दिखाओ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 5 अकादमियों में ले चलता हूँ। क्या तुम हमेशा 5 रैंकिंग को चुनौती नहीं देना चाहती थी? हम पहुंच गए, शायद अच्छा ही हो। भीड़ के छंटते ही कबीले के सदस्यों ने एल्डर नाम को उठाया। उसका दिमाग टूटने की कगार पर था। क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, एल्डर नाम गुस्से में चीखा। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। भाई, तुमने सब कुछ उस भेड़िए के बच्चे के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या लिन कबीला तुम्हारे लिए कुछ नहीं था? एल्डर नाम आसमान की तरफ चिल्लाया और खून थूकने लगा। आज जो कुछ भी हुआ, खासकर ऑल्डजेंग द्वारा 2 बार जमीन में पटके जाने से, यह 7वीं रैंक का ग्रैंड मास्टर अब अपने अंदरूनी राक्षसों के चंगुल में फंसने वाला था। जल्द ही स्मारक समारोह की हर बात इंटरनेट पर फैल गई। हर प्लेटफॉर्म पर शोर था, हर ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर। सबसे बड़ी खबर, मेरी पालतू कुत्ते वाली इमेज पूरी तरह चकनाचूर हो गई। घर वापस पहुंचते ही सिस्टम ने अपना दूसरा इनाम दिया। डिंग डिवोशन सिस्टम, दिन 2 का इनाम, सॉवरेन ब्लेड। मैंने तलवार की तकनीक को ध्यान से देखा, मेरी सांसें थम गई। कोई दिखावा नहीं, कोई चाल नहीं, कोई फालतू चीज नहीं, सिर्फ एक बार, एक साफ निर्णायक प्रहार। सब कुछ जटिल हटा दो और जो बचता है वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसे पढ़ने के बाद मैंने तकनीक से ध्यान हटाया और अपने दिमाग की विशाल अराजकता की ओर मुड़ा। प्रिमोर्डियल लोड वहीं तैर रहा था, उसका बड़ मजबूती से सील था, समय की शुरुआत से ही अपरिवर्तित, प्राचीन गहराई और मौन वजन के आभा के साथ। चाहे प्रिमोर्डियल लोड हो या सॉवरेन ब्लेड, दोनों ही अमूल्य क्षमताएं हैं। सिर्फ 2 दिनों के इनाम और मैं शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के बीच खड़ा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनाम मिलते जा रहे हैं, लू कबीले के पूरे समर्थन के साथ। मैं कितना अजेय हो जाऊंगा। फिर ऑल्डजेंग की आवाज मेरे कानों में पड़ी। यंग मास्टर, कबीले के लॉर्ड ने आपको बुलाया है। मैं कबीले की मीटिंग हॉल की ओर चल पड़ा। विशाल कक्ष के अंदर रोशनी चमक रही है। लॉर्ड चैन मुख्य आसन पर बैठे हैं। प्रथम और द्वितीय बुजुर्ग उनके दोनों ओर विराजमान हैं। उनके नीचे क्लान के अन्य वरिष्ठ नेता बैठे हैं। अभिवादन। कमरे में हर किसी की नजर मुझ पर है। मैं शांत भाव से चलता हूं और सबको झुककर प्रणाम करता हूं, पर उनकी नजरों में बदलाव है, स्थिर और शांत। क्या यह वही कुत्ता है जिसे वे जानते थे? लॉर्ड चैन मुझे देख रहे हैं। उनकी आंखों में दुर्लभ अपनापन है। जेन, क्या कल समारोह में तुमने जो कहा था वह सब सच था? हर एक शब्द। हाँ, बेहतरीन। जेन, मैंने बुजुर्गों से बात की है और हमने फैसला किया है कि क्लान का कुछ व्यापार अब तुम्हें सौंपा जाए। चिंता मत करो, शुरुआत में ज्यादा नहीं, बस इतना ताकि तुम कामकाज समझ सको। 5 अकादमियों से स्नातक होने में तुम्हें अभी 1 साल और लगेगा। तुम्हारी मार्शल प्रतिभा 1 रैंक की है, लेकिन लो परिवार के संसाधनों से हम तुम्हें जबरदस्ती 8वें रैंक तक पहुंचा सकते हैं, और किस्मत ने साथ दिया तो 9वां रैंक भी नामुमकिन नहीं। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बिना भाव बदले सिर हिलाता हूं। समझ गया पिताश्री, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, और मेरा मानना है मार्शल रास्ते पर सिर्फ प्रतिभा ही तय नहीं करती कि कौन शिखर तक पहुंचेगा। लॉर्ड चैन हंसते हैं। खूब कहा। ट्रेनिंग के लिए जो चाहिए हो बस मांग लेना। अगर तुम्हें किसी दानव ड्रैगन क्लान की आत्मा भी चाहिए तो मैं लाकर दूंगा। लॉर्ड चैन गर्व से चमक रहे हैं। एक पिता का प्यार साफ है, कहीं से भी वो एक वॉर संत नहीं लग रहे। पर वह गर्माहट जल्द ही गायब हो गई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। 10 दिन बाद कोड 8 साइज टारगेट से वापस आ रहा है, घर पर रहना। कमरे में मौजूद हर चेहरा गंभीर हो गया। मैं रुक गया। तब मुझे मतलब समझ आया। स्टारगेट और अर्थ एबिस के अंतहीन युद्ध में हर साल हजारों योद्धा शहीद होते हैं। कोड 8 का मतलब है इस साल शहीदों का 8वां जत्था घर लौट रहा है। मेरा चेहरा सख्त हो गया। समझ गया। एक और बात भी, परिवार की लड़की हाल ही में साउथ ईस्ट क्षेत्र में आई है। लगता है वह 5 अकादमियों की तरफ जा रही है। संभल कर रहना। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, पर मैं सहमति में सिर हिलाकर सबसे पहले निकल जाता हूं। अपने ट्रेनिंग कक्ष में वापस आकर मैं साधना में डूब गया। अराजकता के भीतर आदिम कमल फिर से खिल रहा है, खिलने के 1 कदम और करीब। मैंने अपना मन शांत किया। पलक झपकते ही मैं ध्यान में चला गया और अगले ही क्षण मैं अराजकता के उस शून्य में खड़ा था।
आदिम कमल मेरे बगल में स्थिर बैठा है। मैं उसे ऊपर देख रहा हूँ। वह अंकुर अब मुझसे भी लंबा हो चुका है। उसमें कुछ तो है जो मुझे खींचता है। स्वाभाविक रूप से एक विचार जागा। मैंने अपनी उंगली बढ़ाई और रिलीज किया। बिल्कुल ऐसे ही संप्रभु ब्लेड। तलवार की रोशनी बिना किसी निशान के अराजकता में समा गई। एक लहर तक नहीं उठी। इधर साउथ ईस्ट क्षेत्र के बंजर इलाकों में कहीं जमीन पर 100 फीट से बड़ा जख्म उभर आया। अराजकता के स्थान पर मुझे अंदाजा भी नहीं कि उस प्रहार ने बाहर क्या किया। मेरे लिए वह कुछ नहीं, बस एक मामूली वार था। मैंने 3 और वार किए। ये 4 प्रहार संप्रभु ब्लेड में तलवार के इरादे के 4 चरणों को दर्शाते हैं। तेज तलवार क्रूर और पूर्ण, कोमल तलवार अप्रत्याशित और बदलती हुई भारी तलवार जो बिना धार के कुचल दे, और सड़ती लकड़ी की तलवार। आखिरी वार पर मैंने कुछ टूटते हुए महसूस किया। अराजकता का स्थान फट गया और हरी रोशनी तेजी से फैल गई। जब मैंने आंखें खोली मैं वापस ट्रेनिंग कक्ष में था। 4था रैंक, मैंने इसे तोड़ दिया है। मैं अविश्वास से देखता रह गया। मेरा स्तर मेरी जानकारी के बिना ही बढ़ गया। फिर मुझे एहसास हुआ वह सड़ती लकड़ी की तलवार का आखिरी वार। उसने जरूर तीसरे और चौथे रैंक के बीच की बाधा तोड़ दी होगी। डिंग डिवोशन सिस्टम, तीसरे दिन का इनाम सेलेस्टियल ब्लड लाइन। सिस्टम गूंज उठा और मुझे एहसास हुआ कि एक पूरी रात बीत गई। मैंने परिष्कृत रक्त निकाला, एक बैंगनी बूंद जो मेरे सामने तैर रही थी, और उससे ऐसी प्राचीन ऊर्जा निकल रही थी मानो उसमें कोई आदिम दुनिया समाई हो। सेलेस्टियल ब्लड लाइन का विवरण पढ़ने के बाद मैं भी अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। ब्लू स्टार पर असाधारण ब्लड लाइन मौजूद हैं, खासकर स्टार रेस और अर्थ एबिस के कुलों में, लेकिन आज तक किसी इंसान ने सेलेस्टियल ब्लड लाइन को जागृत नहीं किया है। मैं पहला हूं और यह बाकी सभी ब्लड लाइन से कहीं बढ़कर है। मैं घर पहुंचा और तुरंत रिफाइनमेंट शुरू कर दी। मेरे शरीर के अंदर की आवाज टकराते हुए आसमानों जैसी थी। 2 दिन बीत गए। डिंग डिवोशन सिस्टम, चौथे दिन का इनाम ड्रैगन टाइगर अमृत। डिंग, 5वें दिन का इनाम पावर बूस्ट कार्ड इस्तेमाल करने पर 3000 अंक की लड़ाकू शक्ति देता है। दोनों इनाम तुरंत मिले। तीसरे दिन मैंने आखिरकार सेलेस्टियल ब्लड लाइन का रिफाइनमेंट पूरा कर लिया। मैंने धीरे से आंखें खोली, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। मैंने अपने रक्त की ऊर्जा को हल्का सा चैनल किया और एक बैंगनी चमक मेरे पूरे शरीर पर जुगनू की तरह नाचने लगी। मैंने अपने ही सीने पर एक पंच मारा। उससे लोहे जैसी आवाज आई। बेजोड़ प्रतिभा, अटूट शरीर और बेमिसाल मार्शल तकनीक। बस कुछ दिनों के इनाम और मैं यहां हूं। यह कहां तक जाएगा? इस रफ्तार से मार्शल संत बनना दूर नहीं। मैंने आखिरी 2 इनामों पर नजर डाली, एक ड्रैगन टाइगर अमृत और एक पावर बूस्ट कार्ड। उतने दुर्लभ नहीं पर बेहद व्यावहारिक। मैं उठा और बाहर निकल गया। ओल्ड जेंग दरवाजे पर ही है। युवा मास्टर, यह उन व्यवसायों की सूची है जिन्हें आप संभाल रहे हैं। क्लान लॉर्ड ने भिजवाया है। मैं सिर हिलाकर सूची ले लेता हूं। मार्शल लाइब्रेरी, मार्शल नीलामी घर, मार्शल अखाड़ा, जानवरों का बूचड़खाना, कुल 10 नाम सब मार्शल से जुड़े हैं। फिर एक नाम मेरी नजर में आया, एक जाना माना नाम, रणनीतिक निवेशक, साउथ ईस्ट 5 अकादमियां। मैं उसे देखता रह गया। मार्शल अकादमियां तकनीकी रूप से शिक्षा मंत्रालय के तहत आती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वे बाहरी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोल देती हैं। प्रतिभाओं के इस केंद्र के लिए हर बड़ा मार्शल क्लान लड़ता है। संसाधन लगाओ और तुम्हें बड़े संपर्क मिल जाते हैं। यहां से निकलने वाले छात्र हर क्षेत्र में फैल जाते हैं, दुनिया के हर कोने में प्रतिभा बन जाते हैं। एक मार्शल अकादमी में निवेश का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जिसे सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। निवेश का शेयर देखकर मैं हैरान रह गया। 9%। इसका मतलब 5 अकादमियां हमारी हैं। चलो चलते हैं। 5 अकादमियों में गए काफी वक्त हो गया। एक चक्कर लगा लेना चाहिए और शायद प्रिंसिपल से भी बात हो जाए। मैं मुस्कुराया और बाहर निकल गया। इस बीच लिन क्लान का माहौल बहुत उदास है। बुजुर्ग नाम पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका फोन फिर बजा। उन्होंने स्क्रीन पर देखा, चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया और कुछ सेकंड बाद फोन रख दिया। चाचा नाम कौन था? वो 5 अकादमियां, वो खून चूसने वाले। फिर से संसाधनों की किस्त का समय हो गया। उन्हें आपूर्ति चाहिए। लूना, तुम इस साल संभाल लो ना। चाचा नाम, लिन क्लान अभी अपना खर्चा ही बमुश्किल उठा पा रहा है। शायद तुम्हें जेन से बात करनी चाहिए। पर चाचा, जो हुआ उसके बाद जेन और मेरा सब खत्म हो चुका है। लूना उस समारोह के बारे में सोचती है, खासकर उन ठंडी नजरों के बारे में, और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता उस दिन जेन का व्यवहार कुछ अजीब था? तुम्हारा मतलब क्या है? जेन हमेशा तुम्हारी सुनता था, कभी पीछे नहीं हटता था। उसने कहा यह तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी, पर सोचो, मेरे भाई ने कभी तुम्हें बिगाड़ा नहीं था, थोड़ा भी नहीं। क्या वो मरने से पहले ऐसा कहते? जाहिर है जेन के पास कुछ ऐसा था जो वो कह नहीं सकता था। मैंने सब सोच लिया है। उस दिन को याद करूं तो लॉर्ड चैन जरूर कोई खेल खेल रहे थे। शायद उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी हो। वो अचानक आई ठंडी नजरे क्रूरता नहीं थी, वो सुरक्षा थी। गहराई में वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। सोचो, जो इतने लंबे वक्त से प्यार करता हो वो अचानक नहीं रुकता। बुजुर्ग नाम ने अपने हाथ पीछे बांधे, पूरे भरोसे से बात कर रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि उन्होंने कहानी में हर सुराग ढूंढ लिया है। लूना की आंखें चमक उठी। पिछले कुछ दिनों का बोझ अचानक हट गया। मैं अभी जेन को ढूंढने जा रही हूँ।
अगर उसने माफी मांगी और पेमेंट कर दी तो मैं उसे माफ कर दूंगी, पर अगर वो जिद्दी बना रहा तो खत्म। बच्चा होने के बाद भी मैं उसे न खुद को देखने दूंगी न बच्चे को। वो मुड़ी और बाहर चली गई। 5 अकादमियों के ट्रेनिंग ग्राउंड में मुझे जोर से छींक आई। फिर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल दिया। तभी एक आकर्षक आकृति सामने दिखी। नोवा ने जैसे ही मुझे देखा उसकी आंखों में हैरानी आई और फिर गायब हो गई। उसकी जगह उसकी वही ठंडी बेरुखी आ गई। नोवा ने फीकी हंसी हंसी 3 साल हो गए यहाँ, और यह दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा है। कम से कम तुम इस बार लूना के पीछे नहीं भाग रहे हो। मैंने गला साफ किया। क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बेकार हूं? नोवा ने फिर नाक सिकोड़ी। बेकार? तुम सिर्फ मास्टर लिन के समारोह में ही एक इंसान की तरह लगे थे। मेरे कुछ कहने से पहले ही लूना सामने आ गई। जिन, तुम वाकई यहां हो। कुछ दिन दूर क्या रही, वो फिर से अपने हक जताने वाले अंदाज में आ गई। हर शब्द में नियंत्रण था। जेन को पता होगा कि मैं आऊंगी, इसीलिए वो इंतजार कर रहा था। मैं हैरान नहीं हूं कि वो यहाँ है। मुझे पता था कि लिन क्लान का अकादमी में हिस्सा है, पर उसके रवैये में कुछ तो गलत है। मैंने भौहें सिकोड़ी। कुछ काम था। मेरे पास एक सवाल है। अगर तुमने उस दिन सगाई नहीं तोड़ी होती, अगर तुमने मुझसे शादी का वादा किया होता, तो लॉर्ड चैन तुम्हारे साथ क्या करते? वो जाहिर है मुझे मार देते। लूना ने धीरे से सांस ली। चाचा नाम ने ठीक ही कहा था, जेन के पास मजबूरियां थीं। मैं तुम्हें माफ करती हूं जेन, पर ज्यादा खुश मत हो। मुझे न दुल्हन की कीमत चाहिए, न कोई भव्य शादी। आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पाल रही। मैं समझती हूँ लॉर्ड चैन क्लान के सम्मान की परवाह करते हैं। मैं समझती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मेरे पिता की चीजें किसी और को देने का तुम्हें क्या हक है? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। उन्हें मुझे लौटा दो वो चीजें लिन क्लान की हैं। लूना का अंदाज एक आदेश की तरह था। बहस की कोई गुंजाइश नहीं। उसे ऐसे देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा है। लगता है ये महिला सब भूल गई है, और उसे अभी भी लगता है कि वो मुझसे शादी कर रही है। वो क्या सोच रही है? मास्टर लिन ने वो चीजें उनके लिए छोड़ी थीं जो उन्हें पाने के हकदार थे। इसका मुझसे या लिन क्लान से कोई लेना देना नहीं है। लूना की पलकें नहीं झपकी। मुझे परवाह नहीं। तुम कहते हो मेरे पिता ने तुम्हें वो दी, पर सबूत क्या है? वो एक वॉर संत ने दी थी। हो सकता है तुमने कोई चाल चलकर वो हासिल की हो। जिन, तुम मर्द हो। मेरे मन में अपनी इज्जत मत खो। अगर मुझसे शादी करनी है तो साबित करो। लूना की बेशर्मी देखकर मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। जब सोच लो तब वापस आना। उम्मीद है तुम तैयार रहोगे, क्योंकि इसके बाद तुमने मुझसे शादी का मौका हमेशा के लिए खो दिया। लूना बात खत्म कर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल दी, पर जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर ली, क्योंकि नोवा ठीक आगे थी। नोवा को देखते ही लूना एकदम दबी दबी सी हो गई और उसके पीछे हो ली। मैं उन दोनों के पीछे चला। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल फू और उनके पति एक सूची देख रहे थे। उनके पीछे एक गठीले बदन का योद्धा खड़ा था, जिसका चेहरा सीधा और ईमानदार था। रेक्स, जब सब आ जाएं तो तुम इस साल के संसाधनों की बातचीत संभालना। मांगने में डरना मत, और मांगना। जितने संसाधन तुम लाओगे, छात्र उतने ही मजबूत बनेंगे। वो अतिरिक्त बढ़त ही जिंदगी और मौत का अंतर हो सकती हैं जब वे असली युद्धों में लड़ेंगे। रेक्स सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। पापा, फिक्र मत करो। मांगने की बात हो तो मुझसे ज्यादा लालची कोई नहीं। तभी दरवाजा खुला और एक लंबी दुबली पतली आकृति अंदर आई। प्रिंसिपल फू तुरंत खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर स्वागत का भाव था। विक्टर, तुम आ गए, बैठो। विक्टर ने सिर हिलाया और बिना किसी औपचारिकता के कुर्सी खींच ली। दरवाजा फिर खुला और 3 और लोग अंदर आए। नोवा सबसे आगे थी और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। लूना ने प्रिंसिपल फू को मुस्कान दी और बैठ गई। मैं सबसे बाद में आया और कोने वाली सीट पर जा बैठा। बधाई हो युवा मास्टर जेन, संसाधन वार्ता की जिम्मेदारी संभालने के लिए। लगता है अब आप परिवार का काम संभालेंगे। बाकियों ने देखा, सब हैरान थे। तभी दरवाजा एक बार फिर खुला। सबकी नजर उसी तरफ गई। एक और युवा अंदर आया। टाइट छलावरण बनियान, पैंट, सांवली त्वचा और शरीर का हर हिस्सा मांसपेशियों से भरा था। उसके हाथ में एक ब्लेड लटका था। उससे निकलने वाली खून की महक घनी थी। उसके चारों ओर एक घातक आभा थी जो बताती थी कि उसने न जाने कितनों की जान ली है। ब्लेज, अंदर आओ, हम इंतजार कर रहे थे। औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं अभी स्टारगेट से लौटा हूं। सीधे यहां आया। कपड़े बदलने का वक्त नहीं मिला। उम्मीद है किसी को बुरा नहीं लगा होगा। वो कुर्सी पर ऐसे बैठा जैसे वो उसका घर हो। उसने अलॉय ब्लेड को मेज पर रखा। ब्लेज, मैं ये नाम बखूबी जानता हूं। शाओ क्लान साउथ ईस्ट का तीसरा सबसे शक्तिशाली मार्शल क्लान है। लो और जो क्लान के बाद लो अपनी मार्शल ताकत के लिए जाना जाता है, जो अपनी दौलत के लिए। लेकिन शाओ अलग है। शाओ क्लान का हर सदस्य सेना में सेवा देता है। ब्लेज ने बचपन सेना की दीवारों के बीच बिताया। उसने 5 अकादमियों में नामांकन कराया, पर सबको बस इतना पता है कि उसके पास डबल एस रैंक की प्रतिभा है। उसका असली पावर लेवल कोई नहीं जानता, क्योंकि वो साल भर स्टारगेट या अर्थ एबिस में ट्रेनिंग करता है। सबको मौजूद देख प्रिंसिपल फू चुप हो गई, अपना सिर थोड़ा झुका लिया। पर्दे के पीछे से शो चलाने वाले के चेहरे का भाव उसे पता था। अब जब सब आ गए हैं तो संसाधनों के योगदान पर चर्चा करते हैं। मैं आप सबसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूं, तो मुझे अपने जूनियर कहने का मौका दें। हम मार्शल कलाकारों को सीधी बात पसंद है। चूंकि हम संसाधन की बात करने आए हैं तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके क्लान कितना दे सकते हैं? नोवा ने पहले बोलना शुरू किया। सुक्लान, हमेशा की तरह उतना ही।
लिन घराना पिछले साल की तरह ही। लूना लिन घराने के आंकड़ों को देख रही है, पर उसकी आवाज में भरोसा कम है। यह रकम लिन घराने पर भारी पड़ रही है और वो चुपचाप मुझ पर निर्भर है कि मैं उन्हें बचा लूं। रेक्स दोनों सूचियों को देखता है। ये दोनों उसे बिल्कुल हैरान नहीं करती। उसे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। असली इनाम तो लू, जो और शाओ घराने हैं। रेक्स की नजरें शांति से तीनों पर टिकी हैं। जो घराना पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा योगदान देगा। जहां तक 5 अकादमियों से हमारी उम्मीदों की बात है, कोई तय शर्त नहीं है, बस पहले से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इक्विटी हिस्सेदारी बदलनी होगी। पिछले साल जो घराने की हिस्सेदारी 4% थी, इस साल हमें पदना चाहिए। और इस साल की ग्रैंड 5-2 पाथ परेड, जो दक्षिण पूर्वी टीम की स्पॉन्सरशिप है, उसे जो घराना अकेले स्पॉन्सर करना चाहता है। सबके सिर घूम गए। यह परेड साल का सबसे बड़ा सा इवेंट है। वह स्पॉन्सरशिप बहुत मायने रखती है और हमेशा लू घराने की रही है। जो घराना अब अपनी चाल चल रहा है। रेक्स अपनी बात खत्म कर मेरी ओर देखता है। मामला अब उलझ गया है। रेक्स को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। वह सिर खुजलाता है और अपनी मां को हताश नजरों से देखता है। प्रिंसिपल फू, जिन्हें थोड़ा सिरदर्द हो रहा है, बातचीत को पटरी पर लाती हैं और ब्लेज की ओर मुड़ती हैं। शाओ घराने का क्या? पहले जैसा ही ब्लेज तनकर बोला। प्रिंसिपल फू, पिछले साल से 10% ज्यादा संसाधन, लेकिन शाओ घराना इस बार 5% इक्विटी चाहता है और कम से कम 30% ग्रेजुएट्स हमारी तरफ होने चाहिए। ओहो, शाओ घराना इस बार सेना की तरफ से बोल रहा है। ब्लेज ने आखिरी बात जानबूझकर जोड़ी। प्रिंसिपल फू ने एक गहरी सांस ली। युवा जेन, लू घराना इस साल क्या योगदान दे रहा है? मैंने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। पिछली स्टारगेट मुहिम में लू घराने को एक स्टार्स क्रिस्टल खदान मिली है। मेरे पिता ने सुना कि 5 अकादमियों का कल्टीवेशन टावर 100 सालों से नहीं बदला गया है। बहुत देरी हो चुकी है, इसलिए वो एक नया टावर दान करना चाहते हैं। मैंने ऐसे कहा जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे शब्द निकलते ही कमरे में हर चेहरा सदमे से अविश्वास में बदल गया और फिर सबने एक साथ सांस ली। स्टार क्रिस्टल खदान सिर्फ दुश्मन के इलाके में गहराई में होती है। इसका इस्तेमाल एलियन नस्लें अपनी साधना के लिए करती थीं, जो सिर्फ स्टारगेट के युद्ध क्षेत्र में मिलती है। इंसानी योद्धा भी इसका वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं और यह काम करता है। बाकी कुछ भी इसके पास नहीं आता और पैसा इसे खरीद नहीं सकता। मैंने आगे कहा, और लू घराने का पुराना योगदान वैसा ही रहेगा, एक बूंद भी कम नहीं। प्रिंसिपल फू ने खुद को संभाला और विक्टर और ब्लेज की ओर देखा। कल्टीवेशन टावर अकादमियों के लिए जरूरी है क्या? जो और शाओ घराने अपनी पुरानी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो थोड़ी कटौती ठीक है। आपकी हिस्सेदारी जस की तस रहेगी। विक्टर की नजरें झुकी। वो थोड़ा सोचा, फिर धीमी हंसा। ठीक है, जिसका मुकाबला नहीं कर सकते उससे होड़ क्या करनी? लड़ने का कोई मतलब नहीं। विक्टर बखूबी जानता है कि इसका मतलब क्या है। स्टार क्रिस्टल खदान के आते ही जो घराने के पास कोई तोड़ नहीं बचा। दुनिया भर का पैसा होने के बाद भी आप स्टार क्रिस्टल खदान नहीं खरीद सकते। ब्लेज दूसरी तरफ खुले तौर पर नाखुश है। वो मुझे घूर रहा है। पिछली स्टारगेट मुहिम में शाओ घराने को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सेना के ढेरों नए योद्धा मारे गए। हमें बहुत जरूरत है नए लड़ाकों की, वरना 3 साल बाद फ्लेम डेमन सी में दक्षिण पूर्वी सेना बड़ी मुसीबत में होगी। क्या तुम थोड़ा झुक सकते हो? समझ सकता हूं, पर उसी जंग में लू घराने को भी भारी नुकसान हुआ था। हमें भी 3 साल बाद एंशिएंट ब्लड प्रिजन मोर्चे के लिए तैयार रहना है। ब्लेज का चेहरा तमतमा उठा। भौगोलिक रूप से फ्लेम डेमन सी एंशिएंट ब्लड प्रिजन से ऊपर है। अगर आपकी सेना फ्लेम डेमन सिटाडेल नहीं बचा सकी, तो आप नीचे वाला किला कैसे बचाओगे? मेरी चिंता नहीं। हर बड़ा घराना मार्शल अकादमियों में संसाधन एक ही वजह से झोंकता है। योद्धा अनमोल होते हैं, खासकर नए छात्र। प्रतिभाशाली तो और भी ज्यादा। ब्लू स्टार पर लोगों की कमी नहीं है, पर योद्धाओं की यह एक संकट है। हर साल लाखों लोग मार्शल रास्ते पर कदम रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे अर्थ एबिस की स्थिति बिगड़ रही है, पहले से कहीं ज्यादा सैनिक मर रहे हैं। आपूर्ति मांग पूरी नहीं कर सकती। लू घराना हर साल सबसे बड़ा हिस्सा लेता है। बाकी लोग जिए कैसे? तुम्हें थोड़ा पीछे हटना होगा। मैं धीरे से मुड़ा। आवाज ठंडी थी। पीछे हटूं? किस आधार पर? लू घराना सबसे कड़ी लड़ाई लड़ता है और सबसे ज्यादा खून बहाता है हर मोर्चे पर। स्टारगेट, अर्थ एबिस, इसे मुख्य रूप से लू घराने ने ही थाम रखा है। क्या जमीन का 1 इंच भी ऐसा है जहां हमारा खून नहीं है? इंसान लड़ते हैं, योद्धा लड़ते हैं, लू घराना भी लड़ता है, लेकिन लड़ाई में जान जाती है और लू घराने को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर हम हट गए तो यह कमी कौन भरेगा? सेना। जो घराना। विक्टर ने बीच में टोक दिया। जेन, यह ठीक नहीं है। तुम और शाओ सेना के बीच जो भी चल रहा है उसमें जो घराने को मत घसीटो। जब भी पुकारा जाता है हम लड़ा के भेजते हैं। जब लोग नहीं भेज सकते तो पैसे भेजते हैं। हम कभी पीछे नहीं हटे, न मेहनत में न संसाधनों में। हम पर किसी का कोई एहसान नहीं। तुम्हारी हर खोई हुई जान के बदले जो घराने ने चुकाया है। बहुत खूब। ब्लेज का गुस्सा भड़क उठा। उसने अलॉय ब्लेड पर हाथ दे मारा। जेन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सिर्फ लू घराने का ही खून बह रहा है? मुझे शब्द बर्बाद करना पसंद नहीं। तुम लड़ना चाहते हो। अगर मुझे याद है तुम्हारी प्रतिभा SS रैंक है, सही कहा ना? ब्लेज की आवाज ठंडी हो गई। हार जाओगे तो शर्म की बात नहीं। आखिर तुम सिर्फ एक रैंक हो। मैं बखूबी देख सकता हूं वो क्या कर रहा है।
पर मैं झांसे में नहीं आता। क्या तुम और मैं लड़ना फेयर होगा? ब्लेज ने तिरस्कार किया। सही बात है, डबल एस रैंक वाला ए रैंक को परेशान कर रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। मैंने सिर हिलाया। मुझे बुरा लगेगा अगर लोग सोचे मैं तुम्हें बुली कर रहा हूं। कितना दयालु, पर मैं इसे टालूंगा। ब्लेज ने ब्लेड उठाया, खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यह कोई अरीना नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। उसके जाते ही प्रिंसिपल फू और बाकी लोग मुझे देखने लगे। इतनी बड़ी प्रतिभा की खाई, कितनी भी मेहनत कर लो ये पटती नहीं। और ब्लेज के पास सब कुछ है, प्रतिभा, समर्पण, संसाधन। वहीं दूसरी ओर मेरी प्रतिभा औसत है और लूना के चक्कर में साधना छोड़ने की वजह से मैं मानक ए रैंक से भी नीचे गिर गया हूं। फिर भी मैंने चुनौती स्वीकार की। अरीना स्टेज पर ब्लेज तलवार लिए खड़ा है। एक पैर जमीन में जोर से मारा। मैं धीरे से उसके सामने गया। सावधान रहना। उसने पैर मोड़े और फिर बूम, वह तोप के गोले की तरह उछला। एक मुक्का, कोई तरकीब नहीं, सिर्फ प्रचंड ब्लड जी। वह ब्लड जी खूंखार युद्ध ऊर्जा से लदी थी, हर देखने वाले की छाती पर पत्थर की तरह दबाव डाल रही थी। पर स्टेज पर जैसे ही ब्लेज की मुट्ठी मेरी खुली हथेली से टकराई, सारी खौलती ब्लड जी पल भर में ढह गई। उसकी मुट्ठी मेरी पकड़ में कैद है। वो चाहे जितना जोर लगाए हिलती नहीं। चौथा रैंक? तुम चौथे रैंक पर कैसे हो? मैंने अपनी कलाई झटकाई। ब्लेज की आवाज सदमे से काम गई जब उसका शरीर उतनी ही तेजी से स्टेज पर टकराया जितनी तेजी से आया था। भीड़ सन्न रह गई। जेन, तुमने इसे काफी छुपाया। मुझे पता नहीं था कि तुम चौथे रैंक तक पहुंच चुके हो। वो मेरी गलती थी। फिर से उसने जमीन पर पैर मारा और एक बार फिर उछला। भयावह विस्फोटक शक्ति उसे 30 फीट ऊपर ले गई। वो सीधे मेरे सामने गिरा, ऊपर से मुझे डराते हुए। मैंने बिना भाव बदले ऊपर देखा। नतीजा वही, तुमने बस अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। मैंने हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। जो हुआ उसने भीड़ को सबसे ज्यादा चौंकाया। वह एक प्रहार, सबने उसे साफ सुना। ब्लेज के हाथ से एक तीखी कड़क, हड्डियां टूटते हुए। ब्लेज हड्डियों को हिला देने वाली ताकत से स्टेज पर गिरा। मजबूत अलॉय प्लेटफॉर्म टिका रहा पर जोर से थरथराया। पूरी भीड़ जम गई। हर नजर ब्लेज पर टिकी जो उल्टा पड़ा था, आंखें चौड़ी, बिना पलक झपकाए। सर से पैर तक सिहरन दौड़ गई। ब्लेज कांपता है, फिर एक हाथ से खुद को ऊपर उठाता है। वो मुझे घूरता है। अविश्वास, गुस्सा, अपमान, हर भावना उसकी आंखों में एक साथ टकरा रही थी। मैंने उसे शांति से देखा। अभी भी लड़ना है? मैंने सिर हिलाया। लगता है तुमने अभी भी स्वीकार नहीं किया। उन शब्दों ने ब्लेज के अंदर कुछ भड़का दिया। क्या किसी ने उसे कभी ऐसे नकारा था? उसकी आंखें गुस्से से भड़क उठीं और तभी उसका शरीर बदलने लगा। उसकी भौं के बीच एक काला निशान उभरा और हनस में फैल गया। काली रेखाएं पूरे शरीर पर रेंगने लगी। भारी युद्ध औरा की एक लहर फूट पड़ी। उसकी परछाई मुड़ने लगी। उसकी पीठ से 2 और हाथ बाहर आए। 10 विशाल काले पंख फैल गए। उसके सिर के ऊपर एक विशालकाय काला ड्रैगन खोपड़ी बनी और दर्जनों मीटर लंबा एक काला ड्रैगन पूरी तरह प्रकट हुआ। ब्लेज उसके अंदर से मुझे देख रहा है, ठंडा और बेरहम। घुटने टेको और आत्मसमर्पण करो। तो यह 10 पंखों वाला ब्लैक ड्रैगन है। साधारण सा लग रहा है। तभी ब्लेज ने गौर किया। मैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका दबाव। एक ऐसी ताकत जो प्रतिद्वंद्वी की इच्छा शक्ति तोड़ दे। ब्लेज मुझे भ्रमित होकर घूरता है। मैं मुस्कुराया। संयोग से मेरे पास भी एक मैनिफेस्टेशन है। चलो मेरा देखो। शब्द मुश्किल से निकले थे कि मेरे पीछे का आसमान बदल गया। नीले हरे केओस का एक विशाल विस्तार, और उस केओस के भीतर एक कमल की कली ऊपर शांत खड़ी थी। केओस में शांत और चुप, एक प्राचीन और गहरे ऑरा को फैलाते हुए। अनंत आसमान में एक कमल। धड़ाम दबाव ब्लेज पर पहाड़ की तरह पड़ा और वो घुटनों के बल मेरे सामने गिर गया। उसका 10 पंखों वाला ड्रैगन बुरी तरह थरथराया और सिकुड़कर एक कांपते काले ढेर में बदल गया। 2 मैनिफेस्टेशन स्टेज के ऊपर आमने सामने थे, लेकिन काला ड्रैगन कांप रहा था और खत्म होने की कगार पर था। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हर इंसान मुझे घूर रहा था, स्थिर। मैं हाथ पीछे बांधे ब्लेज को नीचे देख रहा था। अभी भी लड़ना है? हाँ। ब्लेज की आंखें खून से लाल थीं। एक हाथ स्टेज पर टिका कर वो एक शब्द दांतों के बीच से निकाला। फिर उठो और कहो। वो शब्द पहुंचते ही ब्लेज ने खून की उल्टी की और सीधे पीठ के बल गिर गया, बेहोश। प्रिंसिपल के प्लेटफॉर्म पर प्रिंसिपल फू और रेक्स के होश उड़ गए थे। रेक्स ने पलकें झपकाई। मां जेन, तो एक रैंक का टैलेंट है ना, एक रैंक मैनिफेस्टेशन कैसे जगा सकता है? प्रिंसिपल फू की नजरें मुझ पर टिकी थी। मुझे क्या पता? पहले साल के असेसमेंट में मैं खुद वहां थी। कोई गलती नहीं थी। पर यह किस तरह का मैनिफेस्टेशन है? मैंने मार्शल इतिहास में इसे कभी नहीं देखा। भीड़ के एक कोने में अंकल होवे और अवा सबसे अलग खड़े थे। दोनों के चेहरे पर 2 अलग भाव थे। अंकल होवे खराब मूड में सेरेमनी से निकले थे। मुझे वहां जो करते देखा उससे वो खुश नहीं थे, क्योंकि मैं पूरी तरह स्क्रिप्ट से हट गया था और वो अच्छा हिस्सा देख नहीं पाए। इसलिए वो अवा को सीधे अकादमियों में ले आए। पहला कारण, टॉप दास अकादमी है, धुरंधरों से भरी, अवा के लिए असली मुकाबले के लिए सही जगह। दूसरा कारण, वो चिढ़े हुए थे और अवा को लोगों को कुचलते देखना चाहते थे। अवा की डबल एस रैंक प्रतिभा और ताकत से अकादमियों पर हावी होना बड़ी बात नहीं थी।
इसलिए वो आए सीधे अपने पुराने संपर्क एक सीनियर इंस्ट्रक्टर के पास गए। पर पहला मैच अरेंज करने से पहले ही उन्होंने मुझे और ब्लेज को स्टेज पर देखा और फिर जो कुछ हुआ वो हो गया। अंकल हाउ कमल पर टकटकी लगाए हुए हैं। ओल्ड कैट, क्या जेन सच में रैंक टैलेंट है? उनके बगल में खड़े इंस्ट्रक्टर ओल्ड कैट ने आंखें बड़ी करके जवाब दिया। जाहिर है, फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट असेसमेंट में वहां था। वाइस प्रिंसिपल भी थे, सीनियर स्टाफ के सभी सदस्य थे। क्या तुम्हें लगता है हम सब गलत थे? अंकल हाउ अभी भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन एक ए रैंक का मैनिफेस्टेशन जगाना, यह कैसे मुमकिन है? जब तक तुमने उसे बचाने के लिए उसके असली टैलेंट को छिपाया न हो। ओल्ड कैट ने आंखें घुमाई। हमारे पास पहले से ही 2 SS रैंक के छात्र हैं, एक को छिपाने का क्या मतलब? और वैसे उसकी पृष्ठभूमि के साथ क्या हमें इसकी जरूरत है? लू कबीले के पास 3 मार्शल सेंट्स हैं, कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? वे दोनों बहस करते रहे, पर किसी की नजरें कमल के मैनिफेस्टेशन से नहीं हटी। उनकी आंखों का सदमा कम नहीं हुआ। फिर अंकल हाउ को कुछ एहसास हुआ। इस मैनिफेस्टेशन का नाम क्या है? ओल्ड कैट को भी एहसास हुआ। मुझे नहीं पता। वे एक दूसरे को देखने लगे। सदमा गहरा हो गया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के रिकॉर्डेड इतिहास में अद्वैज्ञात मैनिफेस्टेशन है और सैकड़ों सालों में एक भी नया नहीं आया है। और फिर भी यहां एक ऐसा खड़ा है जिसका नाम कोई नहीं जानता। ब्लेज का स्टरविंग वाला ब्लैक ड्रैगन एक टॉप टियर एस रैंक मैनिफेस्टेशन है। जेन के कमल ने उसे कुचल दिया, जिसका मतलब है कि वह कमल कम से कम एसन के शिखर पर है, शायद SS, SSS या उससे भी आगे। अंकल हाउ ने एक गहरी सांस ली। ओल्ड कैट ने गौर किया और खुद को रोक न पाए। क्या तुम वही नहीं थे जो कह रहे थे कि तुम्हें लू कबीले का यंग लॉर्ड पसंद नहीं? सगाई तोड़ रहे थे और सब कुछ, तो क्या अब भी तोड़नी है? अंकल हाउ ने बात टाल दी। यह तो बस एक मैनिफेस्टेशन है। अवा के पास भी एक है, उनके बगल में। अवा का प्यारा चेहरा एकदम गंभीर हो गया था। तभी वह मैनिफेस्टेशन गायब हो गया। अवा अपनी तंद्रा से बाहर आई और उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। अंकल हाउ, मुझे पता है कि मैं 2 दिन बाद किसे चुनौती देना चाहती हूँ। उसका मैनिफेस्टेशन, मुझे उसका रैंक नहीं पता, लेकिन वह मेरे लेवल का है। मैंने जिन को कम आंका। अगर वह मुझे हरा सकता है तो उससे शादी करना नामुमकिन नहीं, लेकिन अगर नहीं तो मैं अपने से कमजोर से शादी नहीं करूंगी। अंकल हाउ ने अपना सिर खुजलाया और कुछ नहीं कहा। ट्रेनिंग ग्राउंड शोर से गूंज उठा। मैं शांति से मंच से नीचे उतरा। हर आंख स्तब्ध सन्नाटे में मुझे देख रही थी। मंच पर ब्लेज के बगल में एक आकृति बिना किसी आहट के प्रकट हुई। एक हाथ से उसके बेहोश शरीर को उठाया। मुझे एक नजर देखा और गायब हो गया। मैंने महसूस किया कोई ब्लेज के लिए आया था। दक्षिण पूर्व क्षेत्र के तीसरे सबसे शक्तिशाली कबीले के शीर्ष व्यक्ति के लिए एक निजी संरक्षक होना लाजिमी है। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस लौटा। नोवा, लूना और विक्टर वापस आ चुके थे और एक नया चेहरा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में खड़ा था। एक कंधे पर एक बेहोश नौजवान लटका था। ब्लेज अभी भी बेहोश था। प्रिंसिपल फू और बाकी लोग मुझे देखने लगे। उनके हाव भाव शब्दों से परे जटिल थे। मैंने पलटकर देखा, पूरी तरह बेफिक्र। जेन, तुमने अपना मैनिफेस्टेशन कब जगाया? मास्टर लिन के समारोह से एक रात पहले लूना पास ही खड़ी सुन रही थी। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक दिखी तो वो मेरे पिता की ऊर्जा का फायदा उठा रहा था। पर मैं क्यों नहीं? प्रिंसिपल फू ने धीरे से सिर हिलाया। कहते हैं कि अत्यधिक दुख या सदमा मैनिफेस्टेशन को ट्रिगर कर सकता है। लगता है ये सच है। मैं मन ही मन मुस्कुराया और बात टाल दी। प्रिंसिपल फू, मुझे उम्मीद है कि रिसोर्स वितरण पर अब कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी नजरें उस अधेड़ आदमी की ओर गईं। हम समझौते के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अगर शाओ कबीले को दिक्कत है तो वे अपना योगदान वापस ले सकते हैं। प्रिंसिपल फू ने भी उस आदमी की तरफ देखा। विक्टर ने साइड से कहा, जो भी कमी होगी जो कबीला उसे पूरा कर देगा। वह गुप्त रूप से उम्मीद कर रहा था कि शाओ कबीला गुस्से में चला जाए। एक प्रतियोगी कम हो जाएगा। अधेड़ आदमी समझ गया, लेकिन एक एल्डर के तौर पर वह जूनियरों के सामने नाटक नहीं कर सकता था। और ब्लेज ने शर्त तो लगाई ही थी। ठीक है, मुझे मंजूर है। प्रिंसिपल फू ने धीरे से सिर हिलाया। तो यह तय हुआ, आज दोपहर किसी को समझौता साइन करने भेज दें और रिसोर्स आने शुरू हो सकते हैं। बातचीत पूरी हुई। 4 महान कबीलों की अगली पीढ़ी की पहली बैठक संपन्न हुई। मीटिंग के बाद मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पार करके अपने चेंबर की ओर जा रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। मेरी त्योरियां चढ़ गईं। लूना ने पीछा किया और मेरे सामने आ खड़ी हुई, होंठ सिकोड़े हुए। रुको, मैंने रुकने को कहा था, सुनाई नहीं दिया? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मेरे लहजे में बदलाव ने उसे तुरंत झकझोर दिया। लूना की भौहें तन गईं। मुझे कुछ कहना है। मैं जानती हूं मैंने सही बर्ताव नहीं किया, इसलिए मैं माफी चाहती हूं। लेकिन मैं एक औरत हूं और तुम एक मर्द। तुमने जैसा मेरे साथ किया वह गलत था, है ना? और मैं उसे शांति से देख रहा था, यह देखने के लिए कि वो अब क्या नया खेल खेलेगी। मेरी नजर के सामने लूना का आत्मविश्वास डगमगा गया। इस रिसोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मैं चाहती हूं कि तुम लिन कबीले का हिस्सा कवर कर दो। अभी पैसों की तंगी है। मैंने उसे बीच में टोका। लिन कबीले की पैसों की समस्या लू कबीले का सिरदर्द नहीं है। और मुझे याद है वो लिन कबीला ही था जिसने मुझसे वह स्लॉट सुरक्षित करने की भीख मांगी थी। अगर तुम खर्च नहीं उठा सकती तो बाहर निकल जाओ। लूना का सीना फूल गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। उसने दांतों में दबाकर कहा, जेन, हाँ हमने पूछा था, लेकिन अगर तुम सहमत नहीं होते तो हमें कुछ पता ही नहीं होता।
आज हमारा हिस्सा कवर करो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना मेरे साथ तुम्हारा कोई मौका नहीं है। कोई नहीं, मैं परवाह नहीं करता, जो करना है करो, जब तक जरूरी न हो मेरे पास मत आना। सच कहूं तो बेहतर होगा तुम मेरी नजरों से दूर ही रहो। मुझसे आभा का एक विस्फोट हुआ, तेज और अचानक। लूना चीखी और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। मैं मुड़कर देखे बिना चला गया। घंटों बीतते गए। ब्लेज के साथ मेरी लड़ाई और रहस्यमयी कमल मैनिफेस्टेशन की खबर 5 अकादमियों में जंगल की आग की तरह फैल गई, फिर इंटरनेट पर छा गई। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। जब लू कबीले ने सुना तो किसी को यकीन नहीं हुआ। जब तक लड़ाई का फुटेज वायरल नहीं हुआ तब उन्हें यकीन हुआ और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब लॉर्ड चैन शांत हुए तो भ्रम पैदा हुआ, क्योंकि यह मैनिफेस्टेशन, आखिर इसका नाम क्या है? यहां तक कि उन्हें एक मार्शल सेंट को भी नहीं पता था। क्या मेरे बेटे ने एक बिल्कुल नया मैनिफेस्टेशन बनाया है? कबीला अपने लीडर को बेतहाशा उत्साह और खाली भ्रम के बीच झूलते हुए देखता रहा। और सच में उस रात किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैं घर नहीं गया, मैंने अकादमी में एक ट्रेनिंग चेंबर लिया और कल्टीवेशन में लग गया। डिवोशन सिस्टम, दिन 6 का इनाम, स्टार एबिस के नीचे। बोनस उपहार 1 स्टार एबिस मछली पकड़ने वाली छड़ी। बोनस उपहार 2 स्टार एबिस चारा। आधी रात के तुरंत बाद 6ठा इनाम मिल गया। मैंने तुरंत सिस्टम विवरण देखा और मेरा चेहरा मुश्किल से संभल रहे उत्साह से भर गया। स्टार एबिस बिल्कुल वैसा ही है जैसा नाम है, एक विशाल अथाह खाई। इसे एक अनंत मछली पकड़ने वाले तालाब की तरह सोचो, रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ जिन्हें स्टार एबिस छड़ी का उपयोग करके बाहर निकाला जा सकता है। और इससे भी अधिक केंद्रित मछली पकड़ना खुद मार्शल कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता है। मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और पल भर में एक अज्ञात अराजकता की जगह पर था। में से सामने एक बड़ी खाई खुली और उसके भीतर अंतहीन तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे तारों का पूरा महासागर। मैं शुद्ध आश्चर्य से देखता रहा। तारों की रोशनी से ढकी एक छड़ी मेरे हाथ में आ गई। लाइन पर चारा लगा हुआ था। मैंने आंखें झुकाई, मन को शांत किया और मछली पकड़ने लगा। 2 घंटे बीत गए जो कुछ ही पल लगे, फिर छड़ी झटका खा गई। मेरा ध्यान वापस आया। मैं कई फीट कूदा और छड़ी को कसकर पकड़ लिया। डिंग, मछली पकड़ने में सफलता। स्काई डेविल फिश मिली। स्काई डेविल फिश में स्वर्ग और पृथ्वी का संकेंद्रित सार होता है। इसे खाने से मार्शल कल्टीवेशन आगे बढ़ता है। जैसे ही मैंने देखा कि मैंने क्या पकड़ा है, मेरा दिमाग घूम गया। स्काई डेविल फिश स्टार रेस का हिस्सा है, एक कबीला जो स्टार गेट के पार रहता है। क्या मैंने स्टार रेस के किसी सदस्य को पकड़ा है? मैंने छड़ी पीछे खींची और उसे ऊपर निकाला। लाइन के अंत में चारे से चिपकी हुई एक युवा बैल के आकार की विशाल मछली थी। उसका पूरा शरीर शानदार सोने जैसा चमक रहा था। 2 काली आंखें स्पष्ट आतंक से भरी हुई थीं, स्पष्ट रूप से बुद्धिमान। मैंने एक नजर डाली और एक गहरी सांस ली। यह वास्तव में स्टार रेस की स्काई डेविल फिश है। क्या स्टार एबिस उस दुनिया से जुड़ा है जहां स्टार रेस रहती है? मैंने इस विचार को ध्यान से परखा। अगर मुझे सही याद है, स्टार रेस की दुनिया को स्टार रेल्म कहा जाता है। ब्लू स्टार की तरह ही यह एक पूरी जीवित दुनिया है। स्टार गेट केवल उन्हें जोड़ने वाला रास्ता है। अगर स्टार एबिस वास्तव में स्टार रेल्म से जुड़ता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा स्टार रेल्म मेरा मछली पकड़ने का तालाब बन गया है? मैं ध्यान केंद्रित करने लगा। स्काई डेविल फिश कबीला एक अनोखा मामला है। स्टार रेस के बीच उनकी लड़ाकू शक्ति बहुत कम है, लेकिन उनके शरीर के अंदर जमासार किसी भी मानव योद्धा के लिए एक दुर्लभ और असाधारण पुरस्कार है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने इसे निगल लिया और शुद्धिकरण शुरू कर दिया। असंभव रूप से घनी ऊर्जा की एक लहर मेरे पूरे शरीर में भर गई। 1 घंटे बाद शुद्धिकरण पूरा हुआ। मेरा कल्टीवेशन फिर से आगे बढ़ा। पल भर में चौथे रैंक के बीच में पहुंच गया। 1 घंटे में एक पूरा छोटा स्टेज हासिल हुआ। यह स्काई डेविल फिश कोई साधारण नहीं थी। सामान्य नमूनों में इतना सार नहीं होता। मुझे याद है, साल पहले सेकंड एल्डर ने मुझे दूसरे रैंक तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक स्काई डेविल फिश दी थी। उसमें इससे काफी कम सार था। विचार ने मुझे वापस छड़ी की ओर खींच लिया। मैंने तुरंत दोबारा कास्ट किया, लेकिन सुबह होने तक मैंने एक और चीज नहीं पकड़ी। मैं थोड़ा निराश हूं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। जो मुझे आगे हैरान करता है वह कुछ और ही है। रात भर मछली पकड़ने के बाद मेरा आध्यात्मिक ध्यान और मार्शल कल्टीवेशन दोनों बढ़ गए हैं। बस हर दिन मछली पकड़ना, भले ही हुक पर कुछ न हो, फिर भी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता है। मैं अविश्वास में सिर हिलाता हूं। सिस्टम के इनाम बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ही खचाखच भरा था। 1000 से ज्यादा लोग, 5 अकादमियों के छात्र, दर्जनों इंस्ट्रक्टर, सब कुनलुन 5 अकादमियों के उभरते सितारे को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन 2 जीत के बाद मंच पर उस व्यक्ति को देखने का मूड भारी हो गया। 5 रैंकिंग का 18वां स्थान 3 चालें भी नहीं झेल सका। क्या अवा वाकई इतनी मजबूत है? सब जानते थे कि वह मजबूत है, लेकिन 18वीं रैंक वाले को सेकंडों में बाहर करना कुछ और ही है। लुओ लिनलिन 2 बार हारी। अवा क्या है, वह हमारे दोनों डबल एस छात्रों से भी मजबूत लग रही है। और उसके ऊपर उसने मैनिफेस्टेशन भी जगा लिया है। उसे कौन छू सकता है? गेस्ट व्यूइंग एरिया में अवा की तीसरी सीधी जीत देखते हुए अंकल हाउ अपनी दाढ़ी सहलाकर हंसे।
ओल्ड कैट, तो यह है तुम्हारा 5 रैंकिंग का 18वां और 17वां। उनके पास बस इतना ही है। वे वापस घर पर कुल्लून रैंकिंग में समान रैंक के कहीं करीब नहीं है और बी कबीले की प्रोडिजी रैंकिंग के भी करीब नहीं है। ओल्ड कैट ने उपहास किया। तुम्हें इतना गर्व किस बात का है? तुम्हारे बी कबीले के बच्चे बस ऐसे ही हैं। अवा कुनलुन 5 अकादमियों में नंबर 1 है। नंबर 1, टीन्स में रैंक वाले छात्रों को रोकना। क्या यह पूरी तरह से अपेक्षित नहीं है? अंकल हाउ बिना किसी परवाह के मुस्कुराए। बदलाव बंद करो। अगर तुम इतने आश्वस्त हो तो 5 रैंकिंग में अपने टॉप 2 को बाहर लाओ। डबल एस टैलेंट दोनों के दोनों। अगर वे उसे अकेले नहीं संभाल सकते तो उन्हें एक साथ भेज दो। ओल्ड कैट को गुस्सा भी नहीं आया। इतने सालों बाद भी वही बड़ी बड़ी बातें। तुम अच्छी तरह जानते हो कि 5 रैंकिंग में असली नंबर एक और 2 कबीले और जो कबीले से हैं उनमें से किसी को भी रैंकिंग की लड़ाई की परवाह नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तभी अवा ने मंच से नीचे सीधे ओल्ड कैट को देखा। अंकल कैट, मुझे पता है कि मुझे अपने आखिरी मैच के लिए कौन चाहिए, लेकिन वह अभी यहाँ नहीं है। क्या आप इसे सेट कर सकते हैं? ओल्ड कैट ने भौहें उठाई। नाम बताओ। क्या यह जो कबीले से विक्टर है या सू कबीले से नोवा? नोवा लगभग यहाँ है। विक्टर का कहना है कि वह हाल ही में बहुत व्यस्त है। मुझे पहले संपर्क करना होगा। मुझे चीजें व्यवस्थित करने दो। अवा मुस्कुराई और सिर हिलाया। ओल्ड कैट की भौहें और ऊपर गईं। भीड़ झुक गई। अवा स्पष्ट रूप से बोली, पिछले मैच के लिए मुझे जो प्रतिद्वंद्वी चाहिए वो थोड़ा अलग है। वो लो क्लान के युवा वारिस जेन है। जैसे ही वो यह कहती है, भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे चाचा होवे के अलावा जिन्हें यह पहले से पता था, पूरी तरह सन्न रह जाता है। ओल्ड कैट अपनी पलकें झपकाता है। फिर उसे कुछ समझ आता है। आवा, तुम जेन से क्यों लड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। वो लड़का आजकल बहुत अजीब हरकतें कर रहा है और वो एक रैंक का टैलेंट है जिसने किसी तरह अपनी मैनिफेस्टेशन को जगा लिया है, और वो भी ऐसी जिसने एक एस रैंक मैनिफेस्टेशन को कुचल दिया। हो सकता है उसकी साधना में थोड़ी बढ़त हो, लेकिन मैं उसकी मैनिफेस्टेशन को लेकर वाकई उत्सुक हूं। मैं देखना चाहती हूं कि उसका कमल मेरे मूनलिट स्नो लॉर्ड्स की तुलना में कैसा है, कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है। आवा की आवाज में शांत आत्मविश्वास है। ओल्ड कैट हिचकिचाता है। मैं रिक्वेस्ट तो डाल सकता हूं, पर तुम जानती हो जेन कौन है। वो लड़ने के लिए तैयार होगा भी या नहीं, ये एक अलग सवाल है। मुझे मंजूर है। ओल्ड कैट ने बात खत्म भी नहीं की थी कि मंच के नीचे की भीड़ दोनों तरफ हट गई। मैं आगे बढ़ा और शांति से मंच पर कदम रखा।